बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश हबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। कोशिश किया करें कि दिन का आगाज़ जो है वो खैर बाँटने से, दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटने से किया जाए। इससे दिन का आगाज़ भी बेहतरीन होता है और आपकी ज़िंदगी में भी आसानी होती है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ही ख़ास होने वाला है। सबसे पहले हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि फैसलाबाद का मौसम जो है वो कैसा रहेगा। मानसून के 11वें अलर्ट का जो है वो महकमे मौसमियात ने अंदिया दे दिया है, क्या क्या पेशगोई है इस पे भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ फैसलाबाद एक हमारा प्यारा शहर है, इस शहर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए, शहर को एम्पावर करने के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट और नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। पाक नॉर्वे फ्रेंडशिप के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ये भी देखेंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा पंजाब जो है वो सैलाबी सिचुएशन से गुजरा है, जिसमें रेस्क्यू के जो इक़दाम हैं वो काबिल तहसीन है। 11 बजे हमें हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान की सबसे कम उम्र राइटर जो हैं वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में होगी। और सोने की कीमत कितनी महंगी हुई है इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो सफोकेशन है और हब्स हमें देखने में मिल रही है। फर्दर मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद है। मरियम, बताइएगा कि फैसलाबाद का मौसम आज कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो शहर का मतला साफ़ है और सुबह सवेरे हल्की हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। और जैसे जैसे दिन गुजरेगा तो इसके अंदर गर्मी के अंदर इजाफा महसूस किया जाएगा, हवाएं भी साकिन हो जाएंगी और दर्जा हरारत भी बढ़ने लगेगा। फैसलाबाद में अगर आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 60% के करीब है, जबकि इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा जब दिन जो है मज़ीद गुजरता जाएगा। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाएं 3 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम जो है वो इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा, ख़ास तौर पर दिन के औकात में। लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है तो साथ ही मौसम जो है कतरे बेहतर हो जाता है, फ़िज़ा में हल्की खुनकी महसूस की जाती है, जिसकी वजह से फैसलाबादी जो है वो सुक्का सांस लेते हैं। लेकिन जो दोपहर है वहाँ पर शदीद गर्मी भी होती है और दोपहर के अंदर दर्जा हरारत के अंदर इजाफा भी मामूल बन जाता है। जैसे कि आज महकमा मौसमियात के नाम से कहा गया है कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 है और ज़्यादा 38 है, लेकिन महसूस जो है वो 40 डिग्री के करीब ही किया जाएगा, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन तिब्बी माहिरीन की जानिब से एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया गया है कि घर से गैर ज़रूरी सफ़र के लिए बाहर ना निकलें और ख़ास तौर पर मोटरसाइकिल्स पर सफ़र करने वाले जो लोग हैं जिनके साथ बच्चे भी मौजूद होते हैं वो सड़क को ढाँप कर मोटरसाइकिल का सफ़र करें। उसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अपने पास पानी ज़रूर रखें ताकि वक्फे से पानी जो है वो पीते रहें। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मौसम की शिद्दत से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी फ़ॉलो करें, क्योंकि ये आपको एक तो मौसम के असरात से बचाती है बल्कि आपकी सेहत पर भी खुशगवार असरात जो हैं वो मरतब कराती हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ हमारे प्यारे शहर फैसलाबाद के हवाले से। इस शहर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए डेवलपमेंट के हवाले से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं, पाकिस्तान और नॉर्वे के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से इक़दाम होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे जो आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, जो फैसलाबाद के मसाइल को समझते भी हैं, हल करवाने में भी उनकी आवाज़ जो है हम काफ़ी ज़्यादा सर फहरिस्त देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ, हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में मलिक अली अवान साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, चीफ़ पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब के, और इसके साथ साथ पाक नॉर्वे फ्रेंडशिप जो ग्रुप है उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है और आपकी दुआएं। थैंक यू सो मच अवान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान आप? शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मैं अवान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। पाक नॉर्वे फ्रेंडशिप के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये ग्रुप किस तरह से काम करता है और इसमें क्या क्या एम्पावरमेंट है हमारी यूथ के लिए। ये बेसिकली ये जो सेनेट के अंदर जो मुख्तलिफ़ कमेटियाँ हैं उनमें से ये पाक नॉर्वे भी एक कमेटी है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की यूथ के लिए और स्पेशली फ्रेंडशिप पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा नैरेटिव है इनका और विजन है कि जिसमें ये मैं समझता हूँ यूथ के लिए आगे मुस्तकबिल में बहुत सारा जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी आएगी उसमें।
बिल्कुल इसी तरह से है। नौजवान नस्ल की जो इम्पोर्टेंस है वो हम समझते हैं कि कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता। कौम की तकदीर जो मुस्तकबिल है वो रोशन तब होता है कि जब हम किसी यूथ को जो है किसी भी मुल्क की उसे यूटिलाइज़ कर सकें। अब्दुर्रहमान, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अगर हम हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करें, अगर पाक नॉर्वे फ्रेंडशिप के हवाले से बात करें, तो आप इस फ्रेंडशिप के रोल को किस तरह से देख रहे हैं? थैंक यू महविश। देखिए, पाक नॉर्वे फ्रेंडशिप ग्रुप या किसी भी मुल्क के साथ जब एम्बेसी की सतह पे होता है और फिर सेनेट में कमेटी बनाई जाती है, तो जिसका मकसद ये होता है कि यहाँ पर दोनों ममालिक के जो बिजनेसमैन हैं, दोनों ममालिक के जो दोस्त हैं, दोनों के जो एम्बेसडर या पॉलिटिशियंस, लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदगान, ये सारे सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, स्टूडेंट्स, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन मजबूत से मजबूत बनाया जाए, इनकी फ्रेंडशिप को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इसी काम के लिए कमेटियों का मकसद होता है। इस्लामाबाद में इजलास होते हैं, कभी नॉर्वे में इजलास का इनेकाद किया जाता है, तो दोनों ममालिक के डेलीगेशंस आपस में एक दूसरे के जो सकाफ़ती चीज़ें हैं उनसे तबादला ख्याल करते हैं, एक दूसरे के इलाके देखते हैं, फिर इसमें चीज़ें मज़ीद बेहतर होती हैं। जैसे पाकिस्तान के हवाले से ये पॉलिसी हमेशा रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बाहर भेजा जाए, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बिजनेसमैनों को भेजा जाए, ताकि वहाँ से तजुर्बात भी सीख कर आएँ। वहाँ जो जदीद टेक्नोलॉजी बिजनेस में, एजुकेशन में यूज़ होती है, वो फिर इधर आके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात करें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़े इक़दाम करते रहे हैं। कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, ये बड़ी दुरुस्त बात आपने की। तो इसी हवाले से जो लोग नॉर्वे में रहते हैं, क्योंकि नॉर्वे देखें एक बुनियादी तौर पर छोटा सा मुल्क है, थोड़ी आबादी है, तो उसमें भी काफ़ी हज़ार पाकिस्तानी रहते हैं, तो इस तादाद को मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। नॉर्वे की जो स्टडी है वो बड़ी अच्छी समझी जाती है, पूरे यूरोप में सबसे बेस्ट समझी जाती है, तो उससे भी अपने नौजवानों को, स्टूडेंट्स को इस्तेफ़ादा करवाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें तभी हो सकती हैं जब इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन मजबूत हो। तो मलिक अली ईवान साहब जब यहाँ पर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, तो इससे चीज़ें मज़ीद बेहतर भी होंगी, नौजवानों को ज़्यादा मौक़े मिलेंगे आपस में जो है वो अपने ताल्लुकात बेहतर करने के हवाले से। फिर इसमें जब स्टेट की सतह पे चीज़ें होती हैं, तो फिर एक गारंटी भी होती है कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई धोखा फ़रेब नहीं हो रहा, हुकूमती सतह पे ये चीज़ें हो रही हैं। सेनेट जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, बरतर इदारा है, जिसको ईवान बाला भी कहा जाता है, वो जब चीज़ों को ओन करता है तो फिर मज़ीद उसका ट्रस्ट लेवल जो है वो चीज़ों का बढ़ जाता है। तो ये फ्रेंडशिप ग्रुप का मकसद भी एक्चुअल में यही होता है कि एक दूसरे से जब हम चीज़ों को ओन करते हैं, तबादला ख्याल करते हैं, फिर नई चीज़ें जन्म लेती हैं, बेहतर चीज़ें जन्म लेती बिल्कुल इसी तरह से। और अब्दुर्रहमान, अगर मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात करें, हम देखते हैं कि पाकिस्तान, मलिक अवान साहब आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि पाकिस्तान की जो सफारती पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात कितने बेहतर है, इसी तरह से पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर है। पाक नॉर्वे फ्रेंडशिप जो ये कॉरिडोर है या ग्रुप है, ये वाकई बहुत अच्छा है। अगर हम स्टूडेंट्स को एम्पावर करने के हवाले से बात करें, बिज़नेस को एम्पावर करने के हवाले से बात करें, तो ऐसे बाकी ममालिक के साथ भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार होने चाहिए। देखें जी, इस वक्त जब पाक भारत के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो जंग का समा बना और उसमें हमारी पाक आर्मी ने जिस तरह किरदार अदा किया, उसके बाद उसको शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ आर्मी उन्होंने जिस तरह आसिम मुनीर साहब ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, तो उसके बाद आपकी जो ओवरऑल जितने भी मुल्कों के साथ आपके ताल्लुकात होते हैं वो बेहतर हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह और मैं समझता हूँ अगर मैं यहाँ पे अपनी पाक फौज को सलाम ना करूँ तो समझता हूँ ज़्यादती होगी। ये देखें, किसी भी मुल्क में जब तक आपका मुकाबला करने वाला जो आपका सिपा सलार है वो पॉजिटिव नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, उस वक्त तक कौम मजबूत नहीं हो सकती। अगर कौम मजबूत नहीं है, फिर आपके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात भी मजबूत नहीं होते। बिल्कुल इसी तरह से है। हमारी स्ट्रेटजिक पॉलिसीज़, हमारी कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज़ जो हैं वो सफारती सतह पे हमें देखने में मिल रही है अब्दुर्रहमान, और ये वाकई एक बहुत खुश आइन बात है। लेकिन इसके साथ साथ यूथ को एम्पावर करने के लिए जैसे पाकिस्तान और नॉर्वे ग्रुप का, फ्रेंडशिप ग्रुप का आगाज़ किया गया है, ऐसे और भी मज़ीद मैं समझती हूँ कि ग्रुप्स होने चाहिए जो कि एटलीस्ट पाकिस्तान की जो यूथ है इन्हें एम्पावर कर सके, क्योंकि हमारे यूथ को एक राइट डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी थैंक यू। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर नौजवान डिग्रियाँ लेके आ रहे हैं, तो उनको एम्पावर करना, उनको इंगेज रखना ये बहुत बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि वो किसी और गलत हाथों में न चढ़ जाएं, वो बेहतर मुआशरे के जो है वो तमीर में हिस्सादार बने, क्योंकि नौजवानों ने ही अपना किरदार अदा करना है।
अगर कोई डिग्री लेके आ रहा है तो 25-30-40 साल उसने सर्व करना है। जो बाबे बैठे हुए हैं उनके सीनियर होते हैं, उनके तजुर्बात से इस्तेफादा होना चाहिए। लेकिन हम आप देखिए कि यहाँ पर कोई भी बाहर के ममालिक की मिसाल दे लें तो वहाँ पर नौजवानों का एक बड़ा पोर्शन इसका हिस्सा बनाया जाता है। वो पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, वो जो है वो सफारतकारी का हिस्सा होता है, वो बिज़नेस का हिस्सा होता है। तो इनको मौक़े देने चाहिए। अभी यहाँ पर पंजाब हुकूमत का मैं देख रहा था यूथ लोन के हवाले से, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इससे जो आपकी स्मॉल इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करेगी। नौजवान जो अपने नए आइडियाज़ हैं वो आईटी में मुतारफ़ करवाएंगे, नए स्टार्टअप्स मुतारफ़ करवाए जाएंगे। तो इसमें इनका शेयर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा इकानमी भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, उतने ही ये ज़्यादा मुहिब्बे वतन भी होंगे। क्योंकि देखिए नौजवान पे भारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपनी फैमिली की उसने लेकर चलना होता है, फिर उसी ने जो है वो मुल्क की तकदीर भी बिल्कुल बनना इसी तरह होता है। से अगर हम बात करें ना अभी की मौजूदा सिचुएशन की, तो ग्रेजुएट्स हैं, डिग्री होल्डर हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम उन्हें बताएं कि स्मॉल इंडस्ट्री में किस तरह से काम किया जाता है, उन्हें एक राइट डायरेक्शन दें। तो जिसके लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो थोड़ी और मैं समझती हूँ कि मजबूत करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, ये हुकूमती सतह पे पॉलिसीज़ बेहतर और मजबूत हमेशा बनानी चाहिए। हुकूमत बना भी रही है, लेकिन इसमें मज़ीद इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे आपने निशानदेही की कि यहाँ पर बिज़नेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, स्कॉलरशिप्स के हवाले से, लैपटॉप्स, गाड़ियाँ, बाइक्स, इस तरह की जो स्कीमें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। अभी यहाँ पर मैं देख रहा था कि जो मैट्रिक में या पता नहीं किस पेपर में टॉप करेगा तो उसको मुफ्त तुर्की की सैर करवाई जाएगी। तो फिर नौजवान हिम्मत करते हैं, जज्बा पैदा होता है उसमें, वो कोशिश करके टॉप लेवल पे आने की कोशिश करते हैं। उनको अंदाज़ा होता है कि टॉप लेवल पे आने का उनको फ़ायदा होगा। इससे पहले जो टॉप लेवल पे अगर आने का फ़ायदा नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, तो फिर मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं कि पास हो जाएंगे, दैट्स इट। लेकिन जब आपको पता हो कि आप सबसे ऊपर जाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो खिदमात है उनको रिकगनाइज़ किया जाएगा, आपको उसका अल्टीमेटली अपने कैरियर में फ़ायदा होगा। कितने नंबर लेंगे, लैपटॉप मिलेगा, या आप बाइक स्कीम में आ सकेंगे, या आपको लोन मिल सकेगा फलां डिग्री के बस। तो फिर नौजवान आते हैं, हिम्मत करते हैं। आप देखेंगे अभी यहाँ पर आपने देखा कि यूनिवर्सिटियों में दाखिले कम हो रहे हैं, तो उसकी यही वजह है कि वो ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन में जा रहे हैं, जो उनको और जॉब। हुकूमत काफ़ी ज़्यादा फोकस भी कर रही है। हमने Exactly. देखा है कि टैप को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है मलिक अली अवान साहब। तो इसके साथ साथ आप किस तरह से देखते हैं हुकूमत के रोल को, अगर हम बेरोज़गारी को कम करने के हवाले से बात करें, नौजवान नस्ल को रोज़गार फराहम करने के हवाले से बात करें? देखिए ये बहुत अच्छा आगे मेरे भाई अब्दुर्रहमान साहब ने जो है वो बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया है। और इस वक्त जो है सीएम साहिबा का जो विज़न है ये किसी भी चीज़ में आपका कंपटीशन होगा तो वो ज़ाहिर है उसमें आपकी तरक्की भी होगी और नौजवानों में एक नया अंदाज़ जो है वो पढ़ाई का, एजुकेशन का वो भी आएगा। अभी राना सिकंदर रियाज साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं एजुकेशन पंजाब के, वो मरियम साहिबा के विज़न को लेके तमाम जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं उनको लैपटॉप की तकसीम का सिलसिला, उसके बाद मोटरसाइकिल बाइक जो है इलेक्ट्रिक बाइक उसका सिलसिला, ये अभी तक जारी और सारी है। उसमें जैसे अभी इन्होंने बताया कि रिसेंटली मैडम ने तुर्की के लिए उन बच्चों के लिए विज़िट्स का, और इससे ये ना सिर्फ ये दूसरे ममालिक की एजुकेशन को देख सकेंगे, एक तो एप्रिसिएशन होती है और दूसरा जो नौजवान नस्ल है उन्हें पता होता है कि हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं जो कि उन्हें एम्पावर भी करेंगे, उन्हें मजबूत भी करेंगे, कारोबार में भी इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। फर्दर फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात हो रही है अवामी खिदमत के लिए हुकूमत जो है वो किस तरह से इक़दाम कर रही है, और फैसलाबाद के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि पब्लिक सेक्टर का इफ्तिताह हो गया है जो कि सेनेटर साहब ने किया है। चीफ़ पॉलिटिकल एडवाइज़र जो पब्लिक सेक्टर के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मलिक अली अवान साहब बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात ये कि अवामी खिदमत जो है ये ज़ाहिर सी बात है हुकूमत की अवलिन तरजीह रही है और तरजीह होनी भी चाहिए। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है ये किस तरह से काम करेगा, किस तरह से लोगों की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा? देखिए जी, मैं बेसिकली तो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं और मैडम मरियम नवाज साहिबा के विज़न को लेके आगे बेसिक आवाम की खिदमत का एक नज़रिया है हमारा, ठीक है।
उसके ऊपर हम, क्योंकि जहाँ तक आपके पास एक पॉइंट हो, लोगों का मिलने की आसानी हो और तमाम तर जो हैं मसले मसाइल वो आपसे डिस्कस कर सकें, उसमें मेरा ये समझता हूँ कि सेनेटर साहब ने जो है वो सैटरडे संडे के लिए 2 दिन मुख्तस किए हैं, उसमें वो ख़ुद भी तशरीफ़ लाया करेंगे और उसके अलावा अवामी जो है वो भी रब्ता रहेगा। और मैं समझता हूँ वो गरीब दोस्त आवाम के लिए एनी टाइम मेरा ऑफिस हाजिर है और हम खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम आवाम के हवाले से बात करें ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि एक शहरी की एक छोटी सी ज़रूरत होती है अब्दुर्रहमान की, अगर उसे कोई मसला आ रहा है उसके पास एक ऐसा सेक्टर मौजूद होना चाहिए जहाँ पर उसकी बात सुनी जाए, समझी जाए और उसे हल करने के लिए इक़दाम भी किए जाए। आप पब्लिक सेक्टर के इफ्तिताह को फैसलाबाद में किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए पॉलिटिकली जहाँ पे लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। तो ये काफ़ी बेहतर हुआ है, नौजवान जब सामने आते हैं तो फिर उसके साथ जो नौजवानों के मसाइल हैं वो भी जुड़े होते हैं, उनको हाईलाइट करवाना भी आसान होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है। सेनेटर खलील ताहर संधू साहब फैसलाबाद के बड़े मंजे हुए जो है वो सियासतदान हैं। इससे पहले वो सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं मुतअद्दिद बार, फिर अब सेनेटर बने हैं। तो तवक्को है कि जो वो अपनी सीनियरिटी का फ़ायदा उठाते हुए, अपने तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए जो शहरियों के मसाइल हैं, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के यूथ विंग के हवाले से उनको हल करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और उनको हाईलाइट भी करेंगे सेनेट की हद तक जो ऐवान बाला होता है। क्योंकि देखिए, फैसलाबाद में मुतअद्दिद तरह के मसाइल हैं, डेवलपमेंट के हवाले से, जामियात के हवाले से। अभी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले अगर कम हुए हैं या नौजवानों को जॉब्स नहीं मिल रही या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जॉब्स का मसला आ रहा है, फंड्स का इशू है, बजटिंग का इशू है। तो इस तरह से दीगर कई चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे हाईलाइट की जा सकती हैं सेनेट में। और सेनेट में कोई भी मसला जब हाईलाइट होता है तो फिर उस पर एक्शन भी लिया जाता है, उसकी करारदादों को बड़ा संजीदगी से लिया जाता है, बड़ी संजीदा बहस होती है, बड़ी संजीदा कमेटीज़ वहाँ पे बनाई होती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और अब्दुर्रहमान हो सकती है कि अवामी राय को हम एज़ अ फ़ीडबैक भी ले सकते हैं। जो अवामी खिदमत में लोग आएंगे, इस सेक्टर में आएंगे, अलीम मलिक अवान साहब, आप देखेंगे कि समझ में आएगा कि इस शहर के मसाइल क्या हैं, इस शहर के लोग किन किन प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं और उसे हल करने के लिए, उसके अगेंस्ट जो है आवाज़ जो है वो बुलंद करने के लिए भी बहुत ज़्यादा इक़दाम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम हुकूमत के दीगर डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करें, जो कि जैसे क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। आप इस चीज़ को फैसलाबाद में किस तरह से देख रही हैं? देखिए, पिछले दिनों मेरा ख्याल है आज से 2 दिन पहले CTD के हेड जो हैं DG सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब वो तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने अपने बाकायदा जो है तमाम तर जो इंस्पेक्टर्स हैं या जो इधर CTD के हवाले से काम कर रहे हैं क्राइम कंट्रोल में, तो उसमें डिपार्टमेंट में उन्होंने बाकायदा इनामों की तकसीम की। ये भी बेसिक हौसला अफजाई होती है आपकी किसी फैसलाबाद। अब देखें कि जिस तरह बहुत ज़्यादा जो है वो ये क्राइम से महफूज हो चुका है। अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद आपको इसको अच्छा बेहतर मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से है। अगर अब्दुर्रहमान फैसलाबाद के हवाले से बात करें ना, एक बड़ा शहर है, इस चीज़ को हम भी समझते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो फैसलाबाद से बाहर से भी आते हैं, जिसकी वजह से हमें छोटे छोटे क्राइम्स भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन CCD के आने से बहुत अच्छा हम देख रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल जो है वो काफ़ी हद तक हो गया है। फर्दर आप CCD के रोल को किस तरह से देख रही हैं? और देखिए जी, चीज़ें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बड़ी बेहतर हुई हैं क्राइम के हवाले से। स्पेशली जो गैंग वार थी उसका काफ़ी हद तक खात्मा हुआ। एक दिन आप देखें कि ये ख़बर आती थी कि कोई भी बंदा, वो बेचारा कोर्ट में आया है, बेचारा तो खैर जैसे भी उसको जो भी लफ्ज़ दे ले कि वो अपना मुकदमा भुगतने आया है और वहाँ पे मुखालफिन ने गात लगा के उसको मार डाला है। तो बिल्कुल अमन मान की सूरत हाल बड़ी ख़राब हुई पड़ी थी। तांदलेवाला में हवालात में घुस के उन्होंने बंदों को मार दिया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब थी। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठ रहे थे। आए दिन लोगों को मर्डर किया जा रहा था, गोलियां मारी जा रही थी, डकैतियाँ बड़ी बढ़ गई थी। तो फिर हुकूमत पंजाब ने जो है वो इनको अलग डिपार्टमेंट बनाया CCD के नाम से। तो उसके बाद डकैतियाँ काफ़ी हद तक कम हुई हैं, लोग ख़ुद को महफूज तसव्वुर कर रहे हैं। इसी तरह से जो गैंग वार थी उसका बिल्कुल। और काफ़ी हद इसी तक तरह से खात्मा हो अब्दुर्रहमान, गया। आपने भी ये चीज़ें देखी होंगी सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए कि ख़वातीन के साथ हरासमेंट के बड़े वाक़यात हो रहे थे, गली मोहल्लों में जा रही थी। तो CCD के आने से वो भी काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया है। एग्जैक्टली ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से फिर वो ख़वातीन भी ख़ुद को महफूज समझेंगी,
लोग भी समझेंगे कि अब जो है वो डाकुओं के रहमो करम पर नहीं रहना पड़ेगा। देखिए पुलिस पर तनकीद भी बहुत होती है, लेकिन पुलिस के पास काम भी बड़ा होता है। फैसलाबाद को लेके जो नफरी 1998 में जो सेंसस हुए थे उसके मुताबिक अभी तक नफरी नहीं है। जो अभी 2025 चल रहा है कि आप समझें कि हम कोई जो है वो कितने साल 27 साल पीछे चल रहे हैं नफरी से, कि अभी तक नफरी हमारी 1998 के मुताबिक भी नहीं है। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर तफ्तीश चल रही होती है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं पुलिस के पास मुख्तलिफ़ मुकदमात में। जो तफ्तीशी हैं उनको कभी सेशन कोर्ट में पेश होना, कभी हाई कोर्ट में होना। तो ये ज़रूरी होता है कि अलग से डिपार्टमेंट बनाए जाएं जो कि कंट्रोल करें। जैसे डोल्फन के क़याम के बाद हुआ था कि डोल्फन के विज़िट के बाद डकैतियाँ कम हुई थी, कि मुसलसल वो विज़िट्स करते थे। फिर अब सीसीडी जो है वो चुन चुन के मार रही है, तो उसके बाद वो है चले गए हैं अंडरग्राउंड जिसे कहते हैं, चले गए हैं, या वो शहर छोड़ के गांव में शिफ्ट हो गए हैं। तो फिर उससे भी जो है वो असर पड़ता है। फिर इसी तरह से बत्ताखोरी की शिकायत बड़ी कम हुई हैं, जो इससे पहले बढ़ गई थी। इंडस्ट्री वालों से बत्ता लिया जा रहा था, या मुख्तलिफ़ लोगों को धमकी अमेज़ गालें थी, वो चीज़ें। फिर एक सबसे बड़ा जो मसला फैसलाबाद का बना हुआ था, पूरे पंजाब का ही था, फैसलाबाद में स्पेशली मैं ये कहूँगा कि हर बंदा जो है वो अपने साथ 10-10 प्राइवेट गन मैन लेके घूमता था। शादियों पे जा रहे हैं तो किसी बड़ी सियासी शादी पे 500 बंदा इनवाइटेड है, तो 100 उनके साथ गन मैन होता था। वो उधर अलहदा ही पता चलता था शायद इधर इंडिया के साथ जंग होने वाली है। तो वो ये कल्चर काफ़ी कम हुआ है। अब जिनकी कोई जानी दुश्मनी है, कोई ज़्यादा मामला है, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो गया है, उनको कोई एक आध गार्ड रखने की इजाज़त है। बाकी जिन लोगों ने फैशन के तौर पे रखे हुए थे ना, बगैर किसी वजह के, ज़िंदगी में किसी के साथ लड़ाई नहीं हुई और उन्होंने पर्सनल गार्ड रखे हुए हैं, तो वो डाला कल्चर जिसको हम कहते हैं वो काफ़ी हद तक मैं देखता हूँ। और ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक तरफ डाला कल्चर कम हुआ है, दूसरी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास हमें हमारे शहर में होने लगा है। यहाँ पर मलिक अली अवान साहब, आप ये बताइएगा कि महंगाई जो है उसे कम करने के लिए हुकूमत किस तरह से रोल प्ले कर रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं एक शहरी की ज़रूरत ये है कि उसे 2 से 3 वक्त का खाना जो है वो ईज़िली मिल जाए, फैसिलिटेशन हो एक अच्छी ज़िंदगी के हवाले से। तो उसमें हुकूमत का रोल क्या है? उसमें इस तरह है कि जिस तरह मैडम साहिबा ने एक मज़दूर की जो तनख्वाह है योमिया की, उसको बढ़ाने का एक विज़न भी दिया है। और फैसलाबाद आपको पता है एक सनती शहर है, इसमें सबसे पहले तो हम कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त बिजली के हवाले से, और संतों को दोबारा उसी स्टेज पे लाएं ताकि वो मुल्क में उसका पहिया चले और गरीब के घर का चूल्हा चले। तो इसमें अभी अगर लास्ट टाइम देखा जाए कोई कमेटियाँ बनाई हैं फैसलाबाद में भी, उसमें भी उनको काफ़ी मुतारफ़ कराया गया है कि आपकी जो है महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से, जिस तरह प्राइस कंट्रोल कमेटी है, उसमें बहुत सारे हमारे फैसलाबाद के जो मंजे हुए जो हैं वो कह सकते हैं आप ऑफिसर, वो उस पर वर्क कर रहे हैं। और किसी चीज़ में जिसमें घी, आटा, चीनी और इस तरह की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कमेटियाँ जो है वो भरपूर तरीके से अपना काम कर रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से मुनाफाखोर बहुत एक्टिव और उनको चलान किए जा रहे हैं ताकि वो आइंदा, हाँ जी बिल्कुल, आइंदा भी वो इसके ऊपर जो है वो ख्याल रखें। इसमें ज़्यादा बात आती है ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, कि वो जैसे ही पता लगता है कि जी फ़लाँ चीज़ जो है वो महंगी होने जा रही है या वो प्रेशर है उसका, तो वो फौरी तौर पे उसको बाउंड कर दिया जाता है। सिचुएशन हम देख रहे हैं कि फ्लड के बाद बहुत सारे ऐसे लोग सामने आएंगे जो कि मुनाफाखोरी करेंगे, और ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत बिल्कुल ऐसे ही। फैसलाबाद का सबसे पहले तो मैं इंतहाई अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें हमेशा ही अमदादियों की इमदाद की जाती है और सारे लोग बड़ी खुल के और दिल से इमदाद करते हैं। फैसलाबाद का ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि इसके ऊपर कि इस वक्त भी ये इस पोजीशन पे खड़ा है कि गरीब गुरबा लोगों की इमदाद की जाए। और सैलाब ज़दगान जिस तरह फ्लड आया है, मैं समझता हूँ ये अचानक एक कुदरती आफात थी। बिल्कुल इसी तरह से डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए हुकूमत जो है वो बहुत अच्छे इकदाम कर रही है, और फैसलाबाद वाकई इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है कि इस शहर के पास मुखलिस लोग हैं। फर्दर भी फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। एक प्यारा शहर है, लेकिन इस शहर को एक डायरेक्शन, एक डेवलपमेंट की स्टिल हमें कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट नज़र आती हैं। तो मलिक अली अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि सर ये भी बताइएगा कि अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, हमने बेशतर औकात ये देखा है कि फैसलाबाद के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए जाते हैं। तो फर्दर फैसलाबाद के हिस्से में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें? देखें, यहाँ पे अभी नए कमिश्नर साहब आए हैं, जहांगीर अनवर साहब काफ़ी रीज़नेबल और काफ़ी तजर्बाकार ऑफिसर हैं फैसलाबाद में। वो एज आ कमिश्नर तशरीफ़ लाए हैं। इस वक्त फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से आपको पता है रिसेंटली जो है वो 14 अरब के करीब जो है वो फ़ंड मंजूर हो चुके हैं, जहाँ पे रोड का डेवलपमेंट के हवाले से और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मामलात फैसलाबाद में डिस्टर्ब हुए थे उनको दोबारा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनकी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर रिएक्शन करने जा रही है और उसके ऊपर काम करने के ऊपर पूरा तवज्जो दी जा रही है। तो अभी आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा, जिस तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हुआ है वो सारा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बादशाह के हवाले से, FDA के हवाले से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह, ज़ाहिर है फैसलाबाद आपको पता है आवाम के हवाले से भी बहुत इस वक्त जो है वो एक शिकार था मेहनत का। तो अभी इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरा जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जो पॉइंट्स आपने निशानदेही की है, ये वाकई शहर की ज़रूरत है। अगर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, शहर के बेशतर रोड जो हैं जहाँ पर पैच वर्क होना ज़रूरी है, स्ट्रीट लाइट्स का अब्दुर्रहमान बड़ा इशू है शहर में। तो आप ये जो डेवलपमेंट के हवाले से बजट मंजूर हुआ है, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? और इसके साथ साथ अगर हम फैसलाबाद के डेवलपमेंट के हवाले से मसाइल देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो वो क्या क्या है? देखिए, ये बात डेवलपमेंट के हवाले से जो बजट मंजूर हुआ है, जिसमें स्पेशली बादशाह का मसला बहुत बड़ा था। आपने देखा होगा कि बरसात में हमें सबसे बड़ा इशू यही रहा है कि पानी खड़ा हो जाता था। फिर सड़कों की टूट फूट का मसला है। अब किसी भी रोड पे चले जाएं, आपको लगता है कि आप किसी दूर दराज के गांव देहात में आ गए हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, अचानक से गाड़ी जो है वो खड्डे में जा पड़ती है, बाइक्स गिर जाती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर आ जाता है, सड़क तो कहीं पे नज़र नहीं आती। तो इस हवाले से इकदाम हो रहे हैं। फिर स्पेशली जो ब्रिज है बना हुआ था ये GTS वाला, उस पर काम शुरू हो गया है। तो ये अच्छी खबर है क्योंकि इसके जॉइंट्स टूटे हुए थे और उस वजह से बाइक्स की अक्सर औकात जो है वो टायर ख़राब हो जाते थे, ट्यूब ख़राब हो जाती थी, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स होते थे। तो ये लोगों का बड़ा पुराना मुतालबा था जो अब पूरा किया जा रहा है कि यहाँ पर इसके जॉइंट्स तब्दील किए जा रहे हैं। तो ये 10-15 साल और मज़ीद बेहतरी हो जाएगी, ब्रिज चल जाएगा। तो ये इकदाम बड़े ज़रूरी थे। अब इसके लिए फ़ंड्स मंजूर हुए हैं, इकदाम होने की तवक्को है। 8 बाज़ारों में जो फेस्को की साथ मिलके कॉरपोरेशन ये कर रही है कि जितनी भी वायर थी वो सारी की सारी अंडरग्राउंड की जा रही है। बिल्कुल, वो मसला बहुत पुराना था और उसकी वजह से हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा नागाहानी वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये घंटाघर खूबसूरत भी होगा। देखिए, इसमें एक खूबसूरती का पहलू भी होता है, सेफ्टी का पहलू भी होता है। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जो लटकती तारें हैं वो बाकायदा खौफ पैदा करती हैं। जब बारिश हो जाती थी और लटकती तारों के नीचे लोग खड़े नहीं होते थे, तार ना गिर जाए। फिर गर्मियों में अक्सर औकात जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो फिर ये आपने देखा होगा अक्सर बाज़ारों में होया रहता था। तो 1-2 बार तो लोग बेचारे मर भी गए थे। तो ये मसले से मैं एक बड़ी ज़रूरी, सॉरी मैं अब्दुर्रहमान साहब की बात काट रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो फैसलाबाद में ये फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है कि अंडरग्राउंड जो है ना वायरिंग वो होगी सारी, और जो फेस्को के हवाले से जितने उनके मामलात हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अंडरग्राउंड होंगे। आपने देखा होना है कि अभी अगर आप कचहरी बाज़ार, चनियोट बाज़ार और हमारे आठों बाज़ारों में जाएँ तो वहाँ पर तारों का एक बहुत बड़ा गुच्छे जो हैं वो होते हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हैं। जब भी कभी बरसात का मौसम आता है उसमें बड़ी जानों का ज़िया होता है। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो कमिश्नर साहब की ज़ेरे क़यादत और हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, CM साहब की तरफ से जो है वो अच्छा एक नैरेटिव इनिशिएटिव लिया जा रहा है और इसके ऊपर काम जल्द से जल्द मेरा ख्याल है इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों के अंदर बिल्कुल ये बात वाकई आपकी इस पर 100% एग्री करते हैं। अगर हम फैसलाबाद के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हवाले से बात करें ना तो 8 बाज़ार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कारोबार भी होता है, लोग शॉपिंग ख़रीदारी की गर्ज से भी आ रहे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा मसला वहाँ पर आ रहा था, एक तो लाइफ रिस्क में थी, कभी भी इलेक्ट्रिक जो शॉर्ट सर्किट हो जाता था। दूसरा एक ब्यूटिफिकेशन का एलिमेंट भी कहीं ना कहीं मिसिंग था। तो जब भी कोई लोग
कोई भी यहाँ पर विज़िट करने आता है तो सबसे पहले फैसलाबाद का घंटा घर देखने जाता है। तो ऐसे में इस चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम वाक़ई काबिल तहसीन है। इसके साथ साथ अब्दुर्रहमान, अगर दूसरा बड़ा मसला मेरी नज़र में अगर मैं देखूँ तो पीने के साफ़ पानी के हवाले से है। फैसलाबाद के बेशतर इलाके हैं जहाँ पर पीने के साफ़ पानी के हवाले से इक़दाम होने चाहिए, तो हुकूमत इस चीज़ को किस तरह से देख रही है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि वासा की बिलिंग का बड़ा इशू है कि जिन इलाकों में पानी आ रहा है वहाँ पे भी लोग बिल नहीं देते। इनकी जो बिलिंग कैपेसिटी है वो आधे शहर में नहीं है। तो जो आधे शहर में है वहाँ पर बिलिंग का जो बड़ा मसला है, 30-35% तक लोग बिल अदा करते हैं। तो ये लोगों का भी इशू होता है। हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा मसला है कि अभी सॉल्ट वेस्ट भी टैक्स लगाने जा रही है फ़ीस पक्का। तो ये लोगों को जैसे बिजली का बिल वो बाइक बेच के भी दे देंगे, मोबाइल बेच के भी दे देंगे, एसी बेच के भी दे देंगे, पता होता है बिजली कट जाएगी। इसी तरह से गैस का बिल भी दे देंगे, गैस कट जाएगी। जब उन्हें वासा या सॉल्ट वेस्ट का पता चलता है ना कि ये बिल लेने के लिए क्या करेंगे, अब वासा वाले जाएंगे बिल दे दें, नहीं कोई बिल देगा तो वो अगर उनका जो कनेक्शन है वो बंद करेंगे गटर का, तो वो सारा जो है वो सड़क ख़राब हो जाएगी, रोला नया डल जाएगा। सॉल्ट वेस्ट अगर उनके कूड़ा नहीं उठाएगी तो वो कूड़ा सड़क पे फेंक देंगे। लोगों की इस फिक्स सेंस होनी चाहिए कि जहाँ वो बिजली का अपनी तनख्वाह का 50% तक यूटिलिटी बिल्स में देते हैं तो फिर 500-700 वासा को देने में कोई मसला नहीं है। उसके बदले में आपका जो सीवरेज का मसला है हल होएगा, इसके बदले में आपका साफ़ पानी आपके घर पे पहुँचेगा। तो वो बड़ा बेहतरीन पानी होता है, बाकायदा मिनरल्स होते हैं, उससे लोग कपड़े भी वॉश करते हैं, पीते भी हैं, दीगर कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, नहाते भी हैं। तो बड़ा अच्छा पानी होता है, लेकिन बस वो 200-400 रुपया बचाने के लिए लोगों बिल्कुल सिविलाइज्ड नेशन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़ाहिर सी बात है स्टेट की हमारी तरफ है, लेकिन हम भी एक शहर के शहरी हैं, इस शहर को लेकर हमारे बहुत सारे फ़र्ज़ हैं। तो वहाँ पर हमें लगता है कि हम भी थोड़ी सी ना गुंजाइश रखते हैं, हमें भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है। बिल्कुल। ये देखें, अभी मैं मिसाल देता हूँ कि पीएचए शहर में खूबसूरती के लिए इकदाम करती है, पौधे लगाती है, फूल लगाती है। तो जब वो हार्टिकल्चर का जो है वो थोड़ा बहुत टैक्स लेते हैं, जो बोर्डिंग वगैरह की होती है, जो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट ही होती है, तो फिर साथ ही लोग शुरू हो जाते हैं, हमारा कारोबार मुतासर हो गया। तो ये समझ नहीं पाते कि जो डिपार्टमेंट्स चलाने होते हैं सरकार ने, वो पैसे कहीं ना कहीं से तो आने हैं। अगर आप वो मामूली रकूम नहीं देंगे तो उसके बदले मसाइल पैदा होंगे। पीएचए को आप हटा देंगे तो शहर की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, खूबसूरती है, दरख्त हैं, पौधे हैं, फूल हैं, वो नहीं रहेंगे। वासा को हटा देंगे, आपका सीवरेज का मसला हो जाएगा। सॉल्ट वेस्ट को हटा देंगे, आपका सफाई का मसला हो जाएगा। अगर आप बिल्डिंग ही नहीं करेंगे तो फिर ये डिपार्टमेंट कैसे चल सकेंगे? ये लोगों की बड़ी समझने की ज़रूरत है कि इसमें अल्टीमेटली इनका फ़ायदा है, शहर का फ़ायदा है। इसकी वजह से इनकी घरों की मार्केट वैल्यू बड़ी होती है। जिन घरों में वासा के प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे रेट नहीं लगते कॉलोनीज़ में। इसी तरह से तो ये सिविलाइज्ड नेशन की निशानी तो यही होती है कि वो यूटिलिटी बिल्स देते हैं, डिपार्टमेंट्स चलते हैं और नतीजातन उन्हीं का फ़ायदा होता है। बिल्कुल इसी तरह से है। अगर आप दरख्त लगाने की इंपॉर्टेंस के हवाले से भी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हुकूमत तो रोल प्ले कर रही है, लेकिन बीइंग अ सिटीज़न ऑफ आ कंट्री और एक शहर के शहरी होने के नाते हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माहौल जो है ये हमारे पास इमानत है जो कि हमने आगे आने वाली नस्लों को ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आवाम को आसानी फ़राहम करने के लिए हुकूमत जो है रोल प्ले कर रही है। हमने देखा है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसके इक़दाम जो है वो काबिल तहसीन हैं। इसी तरह से पंजाब इन्फोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हमारा इदारा है ये किस तरह से काम कर रहा है, इस पर ज़ाहिर सी बात है मिली जुली से तासुरात हैं। तो मलिक अली अवान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, आप पेरा के रोल को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा जो है मैं समझता हूँ सीएम साहिबा का विजन है। उसके मतलब इस तरह के जिस तरह आपको रोड जो मैप है वो क्लियर मिलेगा और लोगों को ये होता था कि जी लाइन इंस्पेक्टर जो हैं या कॉरपोरेशन के जो मुलाजिम हैं वो हमसे जो है वो रिश्वत तलब करते हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस बन रहे थे सारा। तो ये एक नौजवानों की टीम नई फोर्स है, नया का जो एक तरीक़ाकार है वो भी बड़ा डिसेंट है। वो पहले 2-3-4 नोटिस आपको देते हैं और उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं।
अगर किसी मुल्क की ट्रैफिक का मामला ठीक रहेगा तो उसमें उसकी तरक्की का जो पहिया है ना वो हमेशा की तरह चलता रहेगा। बिल्कुल इसी तो तरह से। ये फैसलाबाद के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तोहफ़ा है और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसका भी बहुत अहम किरदार होगा तरक्की में। बिल्कुल इसी तरह से महंगाई कंट्रोल करने के लिए एटलीस्ट एक ऐसी एंटिटी मौजूद है जो चेक एंड बैलेंस रख रही है और ओवरऑल उसके देखें तो इस वक्त जो है सीएम साहिबा के जितने मंसूबे हैं, जितनी पॉलिसीज़ हैं, उससे ना सिर्फ हम बल्कि हमारे मुखालिफिन भी इत्तेफाक करते हैं कि बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है फैसलाबाद में, पूरे पंजाब में, ख़ास तौर पे लाहौर में। और फैसलाबाद में सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो जिस तरह सीसीटी का क्याम आया, फिर उसके बाद आपका ये पैरा फोर्स का आया, फिर ये मतलब जितने और डिपार्टमेंटों को मज़ीद जो है अच्छा बनाने के लिए मैडम ने उनको फंड्स भी दिए और उनको एक अच्छे तरीके के साथ नई टीमों के साथ जो है वो फैसलाबाद की निगरानी के लिए और उसके कामों के लिए बाकायदा लगाया। बिल्कुल इसी तरह से है क्योंकि रियासत जो है वो माँ की तरह होती है और इसके लिए एक रियासत को ये समझने की ज़रूरत है कि आवाम के एंड पे कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं जिससे कि हल करने की ज़रूरत है। उसमें पेरा हो गया, उसमें सीसीडी हो गया और ऐसे बेशुमार इदारे हैं जो कि एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते थे या देखते थे कि एहतसाब, चेक एंड बैलेंस जो है ये रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर ये एंटिटीज़ मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, आप पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को किस तरह से देख रहे हैं? महविश, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। तो सस्टेनेबिलिटी बड़ी ज़रूरी होती है। हमारे यहाँ पे होता ये है कि डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, मुल्क के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो है वो सस्टेनेबिलिटी सामने नहीं आ रही कि इसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, ये किस तरह से चलाने हैं। फैसलाबाद में अभी तक कोई कार्रवाइयाँ शुरू नहीं हुई। डिपार्टमेंट पहले बना दिया जाता है, उसकी जो रेगुलेशन है वो बाद में की जा रही होती है। तो ये कानून साजी बड़ी ज़रूरी होती है। इनके पास इख्तियारात होंगे, कितने होंगे, क्या करेंगे। देखिए, कॉरपोरेशन मौजूद थी, उसी में से डिपार्टमेंट निकाल के अगर आपने पैरा बना दिया तो ये कुछ दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा किस तरह से इक़दाम होते हैं। क्योंकि जब दो मतवाज़ी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं तो बहरहाल इशूज़ भी पैदा होते हैं, चीज़ें बेहतर भी होती हैं कंपटीशन में। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सीएम साहबा इस पर कितना फोकस्ड रहती हैं। क्योंकि ये देखने में माजी में भी आया है कि जिस डिपार्टमेंट्स पे हुकूमत की तवज्जो होती है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जहाँ पे तवज्जो नहीं होती, फंड्स का मसला होता है, तो वो बेचारा जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि इसको कितने फंड्स दिए जाते हैं, कितनी इसमें पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व की जाती। अभी तक प्लान तो यही है कि ये डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए चलाया जाए ताकि इसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व ना हो सके। लेकिन आपको सियासी दबाव नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जैसे कॉरपोरेशन पे है, दीगर महकमों पे आहिस्ता आहिस्ता फिर सियासी दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। सियासी दबाव नहीं होना चाहिए। अगर इदारे काम कर रहे हैं गैर जानिब तौर पे, अगर हम इंक्रोचमेंट के हवाले से बात करें, बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ है। हमने देखा है कि फरवरी में इसका आगाज़ हुआ था और फैसलाबाद का दरीना मसला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कहीं ना कहीं जो गुंजाइश है वो तब रहती है कि जब इस पर प्रेशर ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। इसके साथ साथ एक फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से बात करें, ट्रांसपोर्टेशन का मसला, मलिक अली अमान साहब, ये फैसलाबाद का थोड़ा पुराना है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारे रोड पे इस कदर ट्रैफिक का बहाव है क्योंकि हमारे पास जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो है लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह से मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ को हुकूमत किस तरह से समझ रही है, क्या क्या इक़दाम, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं? तकरीबन जी 1500 के करीब अभी जो है रोड वार्डन जो है वो इंस्पेक्टर और उनके नीचे सब इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे जो है राना साहब CTO ने हैं फैसलाबाद के, बड़े अच्छे और कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं। ट्रैफिक का मसला जो है वो बेसिक आपकी छोटी जो है ट्रांसपोर्ट उससे ज़्यादा मुंसलिक होता है क्योंकि वहाँ पे वो चिंसी रक्शे वगैरह और दूसरी जो है लोकल ड्राइव उसके वाले से हमारी जो इस तरह मेट्रो का सिस्टम है ये चलने वाला है। इससे आपको काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरी नज़र आएगी क्योंकि इसको हमने जो है उसका बाकायदा FDA से और मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से उसका जो है वो मैप स्क्रोल ले लिया है। वो आगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जैसे ही शुरू होगा, जिसमें अब्दुर्रहमान साहब ने अभी आपको बताया कि इस्तियाना रोड वाला जो पुल है वो एक
काफ़ी अरसे से थोड़ा सा बिल्कुल, रोड का उस पे मसला बहाली बना हुआ का था, हाल था और उसको कहीं न क्लियर कहीं कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा फंडिंग जो है वो CTO साहब को भी और सारा डिपार्टमेंट की तरफ से भी। और दूसरा यहाँ पे चलान का अगर सिस्टम देखा जाए कोई तकरीबन 3-3.5 हज़ार के करीब जो वार्डन है उनकी बाकायदा आपने उसका देखा होगा कि आपके जो रोड के इशारे हैं वो भी ठीक हो चुके सही। हैं। और उसको ये क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जैसा कि पिछले दिनों आपके इधर SSP साहब आए हुए थे तो उन्होंने बताया कि सेफ सिटी भी इंक्लूड है इसी वार्डन के सिस्टम में और आपकी जो ट्रैफिक है उसके अंदर। तो ये बड़ा इंशाल्लाह अनकरीब आपको ये बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये शहर जब शहरी घर से बाहर निकले तो वो देखें कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा है, यही एक शहर की ज़रूरियात होती हैं। बहुत शुक्रिया मलिक अली अवान साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। शहरियों की छोटी छोटी सी ज़रूरियात हैं जिसे आवाम जो है वो समझ भी रही है, उसके हल के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। सवाल अब ये है कि ये इक़दाम हमें इस शहर में कब होते हुए दिखाई देंगे। यहीं पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ किचन के हवाले से। किचन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आज कौन सी सब्ज़ी बनेगी और इसमें सबसे ज़्यादा जो बात डिपेंड कर रही होती है वो हमारे बजट पे होती है। ऐसे में रोज़ाना में सब्ज़ियों का भाव, चिकन की प्राइस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस हवाले से हमारा जो सेगमेंट है आज के भाव वो तरतीब दिया जाता है। तो देखते हैं आज सब्ज़ियाँ और फल किस भाव बिक रहे हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट में। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी नकवी, बताइएगा कि आज मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं सब्जियों और फ्रूट्स के? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज़ बुध की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 17 रुपये सस्ता होकर 553 से 536 रुपये हो चुका है। अंडे फार्मी साहब का कीमत 307 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से दस्तियाब हैं। आलू कच्चा छिलका 80 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। प्याज की कीमत बगैर अदल बदल के 70 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। टमाटर 5 रुपये कमी के बाद 135 से 130 रुपये हो चुके हैं। अदरक चाइना 5 रुपये इजाफे के बाद 420 से 425 रुपये हो चुका है। लहसुन हरनाई 260 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। सब्ज़ी मिर्च बगैर अदल बदल के 115 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। फूल गोभी 180 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। बंद गोभी 115, घिया कद्दू 10 रुपये इजाफे के बाद 120 से 130 रुपये हो चुके हैं। खीरे 70 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। मटर 310 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। शिमला मिर्च 175 फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसी तरह गाजर 120 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। अरबी 85 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। फलों में देखा जाए तो सेब गाचा साहब का कीमत 250 रुपये फ़ी किलो पर कायम है। केला 130 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। आम चौसा 280 रुपये फ़ी किलो है। अमरूद 95 रुपये फ़ी किलो है। अनार देसी 310 रुपये फ़ी किलो है, जबकि चकोतरा 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तियाब है। देखा जाए तो फल और सब्जियों की कीमतों में रद्द-बदल रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ब्रायलर मुर्गी का गोश्त सस्ता हुआ है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं ऐसे इदारे की जो दिन रात अवामी खिदमत के लिए पेश रहता है। डिज़ास्टर हो, हादसा हो, हंगामी सिचुएशन हो, हम देखते हैं कि रेस्क्यू एहलकार बग़ैर अपनी जान की परवाह किए हमेशा आवाम की खिदमत के लिए शाना बशाना खड़े होते हैं। अभी फ़्लड की सिचुएशन के हवाले से हम बात करें तो पूरे पंजाब में एक नागहानी सी सिचुएशन थी। डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए रेस्क्यू का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। हम अक्सर औकात जो हीरोज़ हैं वो मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन ये जो हैं ये असल हीरो हैं जो हमारी कौम की खिदमत के लिए हमेशा से पेश रहते हैं। रेस्क्यू का रोल किस तरह से रहा फ़्लड सिचुएशन के हवाले से इस पर भी बात करेंगे। ट्रेनिंग किस तरह से प्रोवाइड की जाती है, कम्युनिटी इंगेजमेंट किस तरह से ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक आम शहरी भी दूसरे के लिए आसानी का ज़रिया बन सके। तो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मुज़म्मिल हुसैन साहब ने, इंस्ट्रक्टर हैं रेस्क्यू 1122। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुज़म्मिल साहब आप? अल्लाह का शुक्र मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले थोड़ा सा फ्लड की सिचुएशन के हवाले से बात कर लेते हैं। डिज़ास्टर जो है ज़ाहिर सी बात है कुदरती आफात है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। इसमें रेस्क्यू 112 आप लोगों का काफ़ी रोल है, हम इस चीज़ को समझते भी हैं और ये वाकई काबिल सताइश भी है। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि फैसलाबाद में किन किन इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है फ्लड की सिचुएशन के अकॉर्डिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी सिटी 41 का भी, आपका भी, क्योंकि बहुत जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं इसमें आप स्पेशली हमें भी इनवाइट करते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी आते हैं। तो आज के हवाले से जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे फ्लड के हवाले से, तो पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, तो रेस्क्यू 1122 का एक ऐसा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर जो एक काम जारी है। अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ पे तानने वाला जो तहसील है फैसलाबाद की, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे फ़्लड की सिचुएशन है और हमारा जो स्टाफ है वहाँ पे मुख्तलिफ जो तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं
वहाँ पे मेडिकल कैंप भी है उन्होंने बनाए हुए, और वहाँ पे 6 पॉइंट्स पे जो बोट्स के साथ हमारे डिफरेंट जो अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब जो रेस्क्यूअर्स हैं वो वहाँ पे डिप्यूट हैं। सही। और वहाँ पे फिर अगर किसी को रेस्क्यू करना है, जिस तरह आप देख रहे होंगे कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है उनको वहाँ पे एवैक्यूएट किया जाता है, ना सिर्फ लोगों को बल्कि इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं उनको भी रेस्क्यू किया जा चुका है। सही, बिल्कुल। वैक्यूएशन का अमल वाकई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। एक तो लोग अपने घरों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, दूसरे से अगर हम सैलाबी रेले के हवाले से बात करें तो पीछे से काफ़ी पानी आ रहा था, दरिया चनाब के हवाले से बात करें तो रावी जो है इसके हवाले से बात करें तो वैक्यूएशन में रेस्क्यू को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अक्सर हमने सोशल मीडिया पर ऐसी फुटेज भी देखी हैं कि लोग जो हैं वो दरख्तों पर थे मौजूद, इसी तरह से घरों की छतों पर मौजूद थे। तो ऐसे में रेस्क्यू का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बार बार मैं ये बात कह रही हूँ कि काबिल सताइश भी है। तो ऐसे आप लोगों ने वाक़यात देखे? अच्छा, सबसे पहले तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो ये जो मेजर्स होते हैं ना, ये बेसिकली फ्लड के हवाले से लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। डेफिनेटली वो कोऑपरेट करेंगे तो एमरजेंसी को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो लोगों से अब तो चूँकि काफ़ी टाइम गुजर चुका, लेकिन कुछ लोकेशंस पे अभी भी ये फ्लड की सिचुएशन है, तो लोगों को चाहिए कि वो कोऑपरेट करें। रेस्क्यू 1122 है, पाक आर्मी है या अदर इदारे जो काम कर रहे हैं, ताकि अगर वो आप लोगों को कहते हैं बिफोर एनी टाइम एमरजेंसी की सिचुएशन से पहले ही, तो वो सबसे बेस्ट भी होता है कि आप जो है वो बेहतर और सेफ़ तरीके से एवैक्यूएट हो जाते हैं। लेकिन अगर फ्लड देखें पानी वहाँ पे आ जाए, घर में आ जाए, फिर वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएं, तो फिर वो मुश्किलात आती हैं। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि अगर जिस इलाके में कोई इदारा आता है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको जो है वो इन्फॉर्म करता है कि आप जो है बिफोर टाइम एवैक्यूएट हो जाएँ, वो सबसे बेस्ट है। और वही अगर आप लेट करेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, आपके साथ जो बाकी लोग वहाँ पे मौजूद हैं और उनका भी नुकसान होता है। इसमें सबसे बेस्ट भी होता है कि आपके जो घर का जो सरबराह है, डेफिनेटली उसी का रोल है। अगर वो एग्री है तो वो सारे एग्री होंगे, अगर एक सरबराह कहेगा नहीं तो उसकी वजह से बाकी भी ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे जो लोगों का रुझान है अभी काफ़ी हद तक बेटर वे में है, पॉजिटिव वे में है कि वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं और साथ जो है उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया जा रहा है। लेकिन वही बात है कि जो मुश्किलात हैं इसमें अगर हम देखें तो ऐसी तो स्पेशली कोई नहीं देखेगी। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि जब बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है काम करते करते। लेकिन हमारे डीजी साहब की तरफ से जो सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हैं, उनकी तरफ से इतनी ज़्यादा मोटिवेशन दी गई है कि कोई भी रेस्क्यूअर्स आफ्टर 24 आवर भी वो फील ही नहीं करता कि वो थका हुआ है। बिल्कुल। और सैलाब की सिचुएशन में हमने देखा है कि 24 आवर्स भी आप लोगों ने काम किया है, ये वाकई एक काबिल सताइश है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है कि जब पूरी कौम को आप लोगों की ज़रूरत होती है, मसीहा है आप लोग। इसके साथ साथ हमने देखा है कि जिस इलाके में फ्लड सिचुएशन होती है वहाँ पर सांप काटने के वाक़यात भी बढ़ते हैं, ऐसे दीगर इश्यूज़ हमें छोटे छोटे देखने को मिलते हैं। तो इस चीज़ को रेस्क्यू ने किस तरह से टैकल किया? क्या आपके अंडर ऐसा कोई वाक़या हुआ है कि जहाँ पर स्नेक बाइट्स के वाक़यात हों, या उससे किस तरह से टैकल किया? हाँ जी, ऐसे वाक़यात तो डेफिनेटली मुख्तलिफ लोकेशंस पे हैं, बट माइनर लेवल पे हैं। लेकिन इसमें जिस तरह मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हमारे मेडिकल कैंप्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो जो रेस्क्यूअर्स हमारे फ्लड के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं, जो हमारे स्विमर्स हैं और जो कुछ मेडिकल की जो टीम है पीछे बैकअप में है, वो भी लोकेशन उनकी करीब ही है। और उसका मकसद यही है कि अगर किसी को कोई फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, किसी को शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जिस तरह एनिमल बाइट के हवाले से, स्नेक बाइट के हवाले से, और उसके साथ साथ वहाँ पे डेफिनेटली हेल्थ की टीम्स भी मौजूद हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको हैंडल किया जा रहा है। लेकिन इस तरह के वाक़यात बहुत कम जो है वो देखने को मिले। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे काम करते हैं तो डेफिनेटली फिर रिस्पांस के ऊपर उतना जो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल इसी तरह से है, प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मुज़म्मिल साहब ये भी बताइएगा, जैसे स्नेक बाइटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इस एमरजेंसी को डील करने के लिए कुछ इनिशियल मेजर्स होते हैं कि जब तक रेस्क्यू 1122 नहीं पहुँच रही है तो जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो इस सिचुएशन को किस तरह से मजमूई तौर पर टैकल कर सकते हैं? अच्छा, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया कि बेसिकली जो लोगों के माइंड में है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग्स करवाने जाते हैं लोगों से उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पूछते हैं कि इन केस ऑफ स्नेक बाइट व्हाट शुड यू डू, तो उनके ज़हन में क्या आता है कि वो यही समझते हैं कि शायद जो पहले से सुना हुआ है, देखा हुआ है कि जी सांप डस ले तो एक ऑप्शन है जी उसको कट लगा दें, ठीक है, एक ऑप्शन है कि पीछे से टाइट करके बांध दें। इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, रिलेटेड टू मेडिकल नहीं है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि कट लगाना नहीं चाहिए। एक तो ये कि जो पहले कट लगाया जाता था या बताया जाता था वो एक पैरेलल कट था जिसकी वजह से कोई मेन आर्टरी ना कट जाए। अब लोगों को अवेयर नहीं होती, अवेयरनेस ना होने की वजह से क्या होता है कि वो कट लगाने से मेन आर्टरी भी कट सकती है। और दूसरा ये है कि अगर ब्लड में वो पॉइजनिंग अभी पहुंचा भी नहीं है लेकिन कट लगाने से वो फ़ौरन जो है वो उसके साथ उसका इंट्रैक्शन हो जाएगा और नुकसान ज़्यादा होगा। और दूसरा ये भी होता है कि जब कट लगाते हैं और ब्लीडिंग हो रही है तो लोगों के ज़हन में होता है कि शायद जहर यहीं पे है
और वो ब्लड को निकलने देते हैं। लेकिन अब ब्लड जो है डेफिनेटली वो क्या होता है, इतना ज़्यादा निकल जाता है कि उसकी वजह से भी जो है वो शॉक में जा सकते हैं। अब वो एक नुकसान है, लेकिन उसकी वजह से फ़ायदा कोई नहीं होता। दूसरा ये होता है कि उसको जो बांध देते हैं लोग, ये भी हम लोगों को ट्रेनिंग इसी चीज़ की देते हैं कि अब देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है और पीछे से टाइट करके बांध दिया है कि वो जहर वाला ब्लड आगे ना जाए। अब हम इतना क्विक तो उसको बांध नहीं सकते कि वो जहर चाहे वो 1 सेकंड में, जिससे आपको पता है कि हार्ट बीट हमारी अप्रॉक्सीमेटली 60 to 100 पर मिनट है, तो अगर हम बहुत जल्दी भी बांधें 2-3 मिनट तो लग सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट में वो जो जहर ब्लड में शामिल हुआ था वो तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर चुका है और 100 टाइम्स कर चुका है। उस बांधने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन नुकसान ज़रूर होगा। नुकसान क्या होगा कि जो उसको बांधेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है, आफ्टर 30 to 40 मिनट्स जो है वो पैरालाइज हो सकता, डेड हो जाएगा, परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। अब वो क्यों? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब एक एग्जांपल है कि किसी तहसील से किसी ने डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट करना है या किसी ने अस्पताल शिफ्ट करना है, तो टाइम तो लगता है। बिल्कुल। और 40 मिनट्स है वो एक आम टाइम लग सकता है शिफ्टिंग में, वहाँ पे एडजस्ट करने में, एडमिट करने में। उतनी देर में जो उसकी सेविंग करनी थी हमने, वो तो हम नहीं कर सके। लेकिन उसका नुकसान क्या किया, वो हिस्सा जो है उसको हमने डेड कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं करना क्या है, एज अ फर्स्ट एडर आप ये करें कि उसको, सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि उसको आप मोटिवेट करें कि सांप के डसने से डेथ नहीं होती इतनी जल्दी। आप जो है वो परेशान हो, उसको खौफ से निकालें। सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट है वो खौफ है। बिल्कुल, खौफ इंसान को बहुत मुतासिर निकालें, खौफ से निकालें। उस हिस्से को दिल के लेवल से नीचे रखते हुए वॉश करें। ठीक है। उसके साथ कोई स्प्लिंट लगाएं। स्प्लिंट का मतलब है कोई लकड़ी का पीस, कोई कॉपी का गत्ता, हार्ड डिवाइस होती है जो उसको कवर कर सके, इमोबिलाइज कर सके बेसिकली, यानी कि हमने उसकी हरकत को रोकना है। और उसको जस्ट क्विक शिफ्ट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, ताकि वहाँ पे एंटीवेनम चाहे उसको लगाएंगे और उसके बाद उसका असर ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये गलतियाँ अक्सर हम लोग कर देते हैं और मैंने भी यही सुना हुआ था कि जब स्नेक बाइट कर जाए तो यही होता है कि उसे टाइट प्लेस को बांध लें इस तरह से। तो ऐसी छोटी छोटी सी गलतियाँ, और रेस्क्यू इन तमाम चीज़ों को समझ भी रहा है, इस पर अवेयरनेस के हवाले से इक़दाम हो रहे हैं। मुज़म्मिल हुसैन साहब, ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू की ट्रेनिंग किस तरह से करवाई जाती है? आई नो इट्स अ वेरी टफ ट्रेनिंग। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, इसमें फायर फाइटिंग भी आ जाता है, इसमें ऐसे बेशुमार आ जाते हैं। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग के हवाले से मुझे बताइएगा। जो रेस्क्यूर्स खुद करते हैं, जी। तो रेस्क्यू 1122 के जो स्टाफ है, डेफिनेटली आपने सुना भी होगा और हमें पता भी है कि रेस्क्यू 1122 इज़ द फर्स्ट ट्रेंड एमरजेंसी सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का पहला ट्रेंड इदारा है सर्विसेज के अंदर। और इसकी वजह क्या है कि हर स्टाफ, बेशक स्केल 1 से लेकर 18 तक हैं, 19 तक हमारा ऑफिसर्स हैं, ये सेम सारी ट्रेनिंग वहाँ पे करते हैं। और उस ट्रेनिंग में हर एक रेस्क्यूअर को रेस्क्यूअर बनाया जाता है। ठीक है। और रेस्क्यूअर का मतलब क्या है? मल्टी टैलेंटेड, मल्टी स्किल्स। तो उसमें जितनी भी स्किल्स वहाँ पे हैं, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारा अगर सैनिटरी वर्कर भी होगा तो वो भी वहाँ पे मेडिकल की ट्रेनिंग भी करेगा, फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग भी करेगा, इसी तरह स्विमर भी होगा। इसी तरह मेडिकल का जो पर्सन है, जो हमारा EMT होगा, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, वो जस्ट इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की ट्रेनिंग नहीं करेगा, उसके साथ साथ जो है वो फायर फाइटर भी होगा, वहाँ पे उसकी भी ट्रेनिंग करेगा। ठीक है, वो हाइट रेस्क्यू की ट्रेनिंग करेगा, वो वाटर की एमरजेंसीज़ की ट्रेनिंग भी करेगा। इसी तरह वो फायर फाइटर्स हैं, वो मल्टीपल ट्रेनिंग्स करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो हर किस्म की ट्रेनिंग करके जो है वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी स्किल्ड होते हैं। और उसके बाद फिर जब वो एक प्रॉपर रेस्क्यू बनता है 6 to 8 मंथ की ट्रेनिंग के बाद, और वहाँ पे मोटिवेशन भी इतनी हमारी ट्रेनिंग में हमें दी जाती हैं। और उन्हीं का फ़ायदा ये होता है कि वो जज्बे के तहत हमें जो, जिससे आप भी बात करी, ना तो हमें फ़ील होता है कि हम थक गए हैं, ना हमें फ़ील होता है कि हमने घर जाना है, ना हमें फ़ील होता है कि हमने किसी को प्रायोरिटी देनी, किसी को नहीं देनी। हम, हमारे लिए सब बराबर है। तो ये सारी उस ट्रेनिंग की ही मोटिवेशन है। बिल्कुल इसी तरह से मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपको बैकअप करने के लिए, आपको एम्पावर करने के लिए। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा मुज़म्मिल हुसैन कि जिस तरह से हम देखते हैं कि अक्सर बात ये होती है कि सिर्फ रोड एक्सीडेंट में हमें समझ में आ रहा होता है कि हमने रेस्क्यू 1122 को कॉल करनी है, लेकिन हमें बेशतर औक़ात नहीं समझ में आ रहा होता है घर में कोई एमरजेंसी आ गई है, तब भी हमारे पास एक इदारा मौजूद है। तो रेस्क्यू के अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं व्हेन इट्स कम्स टू हेल्पिंग टू द पीपल? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है कि हमें पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन कॉल एट रेस्क्यू 1122। आप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1122 पे कॉल कर सकते हैं। और रेस्क्यू 1122 एक ऐसा इदारा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को जो है वो हाईलाइट कर चुका है। लोगों को पता है इस चीज़ का, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि एक तो होता है कि जिस तरह स्टार्ट हुआ था रेस्क्यू 1122 का 2004 से एज अ पायलट प्रोजेक्ट एम्बुलेंस सर्विस से स्टार्ट हुआ था। तो अभी लोगों को अवेयरनेस है और लोगों को पता भी है, लेकिन अगर कहीं पे किसी को आइडिया नहीं तो वो ये अभी हमारे नाज़रीन सुन लें कि रेस्क्यू 1122 पे आप किसी भी इमरजेंसी पे कॉल कर सकते हैं। जहाँ पे अगर कोई एम्बुलेंस की ज़रूरत है, जिसमें आप देखें कि RTO हो जाता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, फॉल फ्रॉम हाइट का विक्टिम है,
कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर का कम होना, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है, तो मेडिकल इमरजेंसीज़ के रिलेटेड भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पे अनफॉर्चुनेटली कहीं पे आग लग जाती है तो उस एमरजेंसी में भी फायर की हमारी एक सर्विस मौजूद है जो उसी तरह रिस्पांस के साथ है वो प्रॉपर वहाँ पे पहुँचती है। इसी तरह अगर कोई ड्रोनिंग का विक्टिम है या फ्लड की सिचुएशन है, वो लोगों ने अभी देख भी लिया, इसके हवाले से काफ़ी एमरजेंसीज़ के जो सिचुएशन चल रही हैं, तो इन दैट केस भी आप कॉल कर सकते हैं। इसी तरह कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग क्लैप्स हो जाती है, कोई डिज़ास्टर आ जाता है और वहाँ पे दो गाड़ियों को कहीं पे टकराव हो जाता है, वो क्लैप्स हो जाती हैं और लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो उसको अगर हम देखें तो उनको जब तक कट ऑफ नहीं करेंगे गाड़ियों को, उसमें से नहीं निकाला जा सकता। उसके लिए हमारी एक रेस्क्यू व्हीकल होती है, तो वो बड़े लेवल पे हाइड्रोलिक कटर्स मौजूद हैं, ग्राइंडर्स मौजूद हैं, तो उसका स्टाफ भी जाता है, उनको कट ऑफ करके विक्टिम को इवैक्यूएट करता है। तो इसी तरह मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ में, और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम एक लाइन में कहें तो इन केस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एमरजेंसी, बिल्कुल ऑल अराउंडर जो हैं वो रेस्क्यू 112 के एहलकार जो हैं वो होते हैं। और ऐसे में हम देखते हैं कि अक्सर औक़ात घर में बहुत सारी एमरजेंसीज़ हो जाती है, जैसे हमने देखा है कि जलने के बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट हो जाते हैं, तो ऐसे में इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए हमारे साथ भी। वेलकम बैक। रेस्क्यू 11222 के हवाले से हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ऐसा इदारा मौजूद है जो बग़ैर किसी फ़ायदे के सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए हमेशा से पेश रहता है। और इसी तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैं बात करी थी कि अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि घर में बर्निंग के वाक़यात हो जाते हैं और जिसमें हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स जो हैं वो अपना रहे होते हैं कि जिसकी वजह से हमारे जो बर्निंग है या जो जलन है वो कम हो जाए। कभी टूथपेस्ट लगा रहे होते हैं और ऐसे डिफरेंट टोटके जो हैं हम घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मुज़म्मिल हुसैन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि बर्निंग के केसेस को हम फ़र्स्ट एड किस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि ये इश्यूज़ आजकल हम देख रहे हैं कि ये वाक़यात काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो बर्निंग के हवाले से है, इसी तरह मुख्तलिफ़ एमरजेंसीज़ की जो नौयत आती है, जब तक लोग हमें कॉल करते हैं और हमने वहाँ पे रिस्पॉन्ड करना, तो वो जो टाइम होता है जिसमें शॉर्ट टाइम है, 3 मिनट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है। तो बेसिकली अगर इतनी अवेयरनेस हो, जो कि होनी भी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रही है, कि लोग हमारे पहुंचने से पहले उसकी इंजरीज को मिनिमाइज़ कर सकें, ये सबसे बेस्ट वे है इन केस ऑफ बर्निंग, इन केस ऑफ हार्ट अटैक, इन केस ऑफ ब्लीडिंग, कोई भी सिचुएशन है। तो इसके हवाले से हमारे जो डीजी साहब सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज हैं पूरे पंजाब में, उन्होंने इस चीज़ को, अगर जिस तरह उनको पता था कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो कम्युनिटी एंड सेफ्टी विंग्स बनाए हुए हैं। सेम इसी तरह फैसलाबाद में हमारे डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर श्याम वाला साहब हैं, उनके सरबराही में पूरे फैसलाबाद की तमाम तहसीलों में, ठीक है, और फैसलाबाद सिटी के और सदर के अंदर भी मुख्तलिफ हमारे जितने भी स्टेशन हैं वहाँ पे हमारी टीम बनाई गई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को पता हो कि रेस्क्यू 1122 जो स्पेशली इसके हवाले से अलहदा से कम्युनिटी ट्रेनिंग्स भी करवाती है। अब उस ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो आपने कॉल तो करनी ही है, इसके साथ साथ आप खुद क्या कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर बर्निंग होती है तो बर्निंग में क्या करना है। तो अक्सर हमने जो सुना है, जब हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग समझते हैं कि शायद इसके ऊपर टूथपेस्ट या क्रीम लोशन वगैरह लगाना चाहिए। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्न, जिसमें सुपरफिशियल बर्न है, 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न आता है, 3rd डिग्री बर्न है। लेकिन लोगों को जस्ट इतना पता ना चाहिए कि अगर 1st डिग्री बर्न या जिस तरह फर्स्ट लेयर का जलना होता है, उसमें हम क्या करें, टूथपेस्ट, क्रीम या लोशन कभी ना लगाएं। उसकी वजह ये होता है कि वो हीट जो है वो इनसाइड ऑफ द बॉडी जाती है, तो जो हिस्सा जलता है। अब जो भी चीज़ आप इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, वो हीट ट्रैप हो जाएगी, वो मज़ीद नुकसान का बाइस बनेगी। हमें चाहिए कि हम उसके ऊपर जो है वो ठंडे पानी का बहाव करें। इसको वैसे नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं ठंडे पानी का बहाव। तो टैप वाटर होना चाहिए और कम से कम 10 से 15 मिनट आप उसके ऊपर पानी बहाएं, ताकि उसके अंदर जो हीट है वो पानी के साथ साथ रिमूव होती जाए। उसके बाद का काम है कि आप उसको हॉस्पिटलाइज कर दें, और अगर आपके पास क्विंच क्रीम वगैरह या एल्केजीन वगैरह या रेलिवेंट टू बर्निंग मटेरियल वो लगा लें। अगर नहीं है, नो इशू, आप उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे तो वो जो उसकी आपने प्रॉब्लम थी वो 80% तक लेस करती है। ठीक है, बाकी काम डॉक्टर का होगा, उसके बाद वो क्या ट्रीट करते हैं। वैसे बात है, आपको हॉस्पिटल पहुंचने तक का टाइम मिल जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि घर में कोई हादसा हो जाता है, कोई स्टेयर से गिर जाता है, सर फट जाता है, तो ऐसे में सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन ये होती है कि ब्लीडिंग को किस तरह से रोकना है। और अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से किसी इंसान की जान भी चली जाती है। तो इसके हवाले से क्या अवेयरनेस है ताकि लोग जो हैं इसे टैकल कर सकें? बिल्कुल, इससे आपने जो क्वेश्चन किया, इससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम बनती है, कोई भी इंजरी होती है, तो टॉप प्रायोरिटी पे जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस वाइज हमें पता होना चाहिए
चोट लगने की सूरत में वो ब्लीडिंग ही है कि ठीक अगर है। चोट लगती है सबसे पहले देखें कि ब्लीडिंग को हम स्टॉप करें। ठीक है। देन उसके बाद से अगर फ्रैक्चर है तो वो सेकंड प्रायोरिटी भी आएगा। इसी तरह कमर की चोट है वो उसके बाद आएगी। लेकिन दूसरे साइड पे अगर हम जाएं मेडिकल की साइड पे तो उसमें आता है कि अगर एयरवे ब्लॉक हो जाता है या इसमें सांस और दिल बंद हो जाता है। ठीक है। और एयरवे ब्लॉक तो वैसे भी हो सकता है अगर किसी ने कोई चीज़ खाने के लिए ली निगली और वो एयरवे ब्लॉक हो गया खाते हुए ऐसी चीज़ हो सकती है। तो इन दैट केस भी आपने क्या करना है, एयरवे को फर्स्ट एडर के तौर पर उसको फ़ौरन क्लियर करना है। ठीक है। इनकी ये टॉप प्रायोरिटी है। सही। इसी तरह अगर कोई अनकॉन्शियस होता है और अगर वो सीधा लेटा होता है तो उसकी अपनी टंग फॉल बैक हो जाएगी, उसकी वजह से एयरवे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। तो वो भी हमारी प्रायोरिटी में आता है। इसी तरह कार्डियक अरेस्ट का विक्टिम है ठीक है। ड्यू टू एनी रीज़न, कार्डियक अरेस्ट है तो आप CPR करना सही। जानते हो, इसकी की हम ट्रेनिंग देते हैं। ये प्रायोरिटीज़ हैं। इसी तरह ब्लीडिंग की अगर हम बात करें तो ब्लीडिंग में सबसे पहले हमें देखना चाहिए ब्लीडिंग कहाँ पे हो रही है। और ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के 3 स्टेप्स हैं। एक है डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। कि आप उस चीज़ के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, आप अपने हाथों को प्रोटेक्ट करते हुए किसी ग्लव्स के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप उसके ऊपर कोई चीज़ तय ठीक है। करके, रुमाल है, चादर है, दुपट्टा है, साफ़ कपड़ा, उसके ऊपर रख दें, उसको है। 10 मिनट तक हाथों से दबाएं। सही। अगर आपके पास फर्स्ट एड किट घर में मौजूद है सबसे बेस्ट है, फिर आप कॉटन बैंडेज से, क्रेप बैंडेज से इसको कवर कर दें। ठीक है। दूसरा है इसको एलिवेट कर दें, डायरेक्ट सही। प्रेशर के बाद एलिवेट के दिल के लेवल से इसको ऊपर कर दें। और तीसरा ये है कि अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, तो मेन आर्टरी कटती है, तो आप उसके जिस साइड पे दिल वाली साइड पे टाइट करके थोड़ी देर के लिए बांध है। दें या उसको प्रेशर पॉइंट्स को बिल्कुल दबा सही। दें। अब जो बांधना होता है इसको हम वैसे टॉर्निकेट का लगाना कहते हैं। ये एंड वाला पॉइंट है, लास्ट है। पॉइंट है जब आप समझ रहे हैं कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही। ठीक है। क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने फिर अगर टॉर्निकेट लगाई है उसको हर 10 मिनट के बाद कुछ सेकंड्स के लिए खोलना है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली उसको बांधे रखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो डेड हो सकता है। सही। इसलिए ये 3 है, डायरेक्ट प्रेशर है और दूसरा एलिवेशन है, तीसरा टॉर्निकेट का लगाना। सही। और इसी तरह से एक कम्युनिटी इंगेजमेंट जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इंसानी खिदमत का जज्बा रखते हैं, वॉलंटियरली भी रेस्क्यू 1122 को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस हवाले से क्या इक़दाम होते हैं? बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 जो है जैसा मैंने बताया पंजाब में भी और इसी तरह फैसलाबाद में भी जो है वो रजिस्ट्रेशन भी करवाता है, वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग भी करवाता है। तो फैसलाबाद में भी इसी तरह है, जो भी ज्वाइन करना चाहे वो जो भी नियरेस्ट स्टेशन हो वहाँ पे हमारे रेस्क्यू के जाएं और अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। हमारी एक ऐप है रेस्क्यू स्काउट का, ठीक है। उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसमें फ़र्स्ट एड की लेवल 1 की ट्रेनिंग है, दैन उसके बाद लेवल 2 की ट्रेनिंग है, दैन उसके बाद कम्युनिटी एक्शन फॉर डिज़ास्टर रिस्पॉन्स जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक 4 डेज़ का कोर्स है, लेवल 3 की है। तो लेवल्स अचीव करते हुए जो मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन जो उनको मिल सकती हैं। और फैसलाबाद में जब वो रजिस्टर्ड होंगे तो इन केस ऑफ इमरजेंसी जिस तरह हमें ज़रूरत पड़ती है वॉलंटियर्स की, आजकल फ्लड में भी हम लेके गए हैं, तो उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करते हैं और साथ यूज़ भी करते हैं, तो वर्किंग में भी। तो इस तरह मुख्तलिफ काम जो है हमारे यहाँ पे होते हैं उसमें वो अपना जो साथ दे सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वॉलंटियर्स की भी ट्रेनिंग करवाई जाती है, उन्हें भी एमरजेंसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टैकल करने के हवाले से सारी गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग के हवाले से थोड़ा सा फर्दर भी बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को रेस्क्यू करना, लोगों की हिफाजत करना। तो एक नौजवान को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है और इस मेयार को किस तरह से मेक श्योर किया जाता है? देखें, जो हम कम्युनिटी एंगेजमेंट के हवाले से ट्रेनिंग देते हैं इसमें तो एज अ फर्स्ट एडर, एज अ मतलब फर्स्ट रिस्पॉन्डर और फायर सेफ्टी के हवाले से जो होता है वो हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। तो उसमें हम जिस तरह मैंने बताया लेवल्स हैं। लेवल 1 में हम पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम करवाते हैं, जिसमें हम उनको सिखाते हैं कि आपने ब्लीडिंग को कैसे कंट्रोल करना है, प्रॉपर वे में प्रैक्टिकली हम उनको सिखाते हैं। इसी तरह हम उनको सिखाते हैं कि CPR कैसे करना है, कि अगर कार्डियक अरेस्ट है तो हाथ की पोजीशन आपकी सीधी होनी चाहिए, दिल के ऊपर हाथ रखना है, उसको पंप कैसे करना है, कितनी देर तक करना है, कितनी स्पीड से करना है, उसकी गहराई क्या होनी चाहिए। जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ कि 100 या 120 की स्पीड से आपने कंप्रेशन देने हैं, ठीक है। 2 से 2.5 इंच उसकी डेप्थ होनी चाहिए डल्ट की, ठीक है। और एल्बो लॉक करके बिल्कुल उसके ऊपर आ जाए, बॉडी वेट उसके ऊपर हो और उसको प्रॉपर कंप्रेशन देते रहें जब तक कि सांस और दिल बहाल नहीं हो जाता, या जब तक आप तक मदद नहीं पहुँच जाती, या जब तक आप उसको हॉस्पिटलाइज नहीं कर देते। इसी तरह सेकंड लेवल हमारा आ जाता है RSC रेस्क्यू स्काउट का, उसमें हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाते हैं, जिसमें फर्स्ट एड भी है, फायर सेफ्टी है, रोड सेफ्टी है। और तीसरा लेवल जो मैंने बताया कि इनके करने के बाद हमारा जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक कोर्स है। तो हर कोर्स में मज़ीद जो है वो एडवांस चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर कोई भी वॉलंटियर ये तीनों कोर्स करता है तो इतना काबिल हो जाता है वो कहीं पे भी किसी भी शख्स की लाइफ को सेव करने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से कम्युनिटी एंगेजमेंट के हवाले से भी रोल प्ले किया जा रहा है। इसी तरह से हमारे पास यंगस्टर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हमारे स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, तो यहाँ पर भी वर्कशॉप्स का जो इनकाद किया जाता है। एग्जैक्टली अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो खुद भी इंटरेस्टेड हैं, हम लोग भी उनके साथ राब्ते में होते हैं और वो खुद भी हमें लेटर गाहे बगाहे भेजते हैं कि फ़लाँ क्लास को हमने करवानी है
मुख्तलिफ बिल्कुल डिपार्टमेंट्स इसी के तरह हेड्स से यूनिवर्सिटी का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो काफ़ी चलती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम को वक्त दिया, आपने हमारी नाज़रीन के लिए और जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए फ़र्स्ट एड के हवाले से वो प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं यंग टैलेंट के हवाले से। फैसलाबाद में यंग टैलेंट की कमी नहीं है और आज हमारे साथ एक ऐसी ही यंगस्टर मौजूद हैं, ऐसी ही यंग राइटर मौजूद हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपने लिखने का सफ़र जारी रखा और अभी तक है और 18 साल की उम्र में अभी तक 10 बुक्स जो हैं इन्होंने पब्लिश कर दिया है, जिसमें पब्लिकेशन है, राइटिंग है, बुक्स के टाइटल्स हैं, सब जो है इन्होंने ख़ुद से चूज़ किया है और इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग पर्सनैलिटी भी हैं। और फैसलाबाद के लिए बड़ी ये खुशाइन बात है। मैं वेलकम करती हूँ हमारे प्रोग्राम में मलाइका नवाज़ साहिबा को, यंग पाकिस्तानी राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मलाइका, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मलाइका फॉर जॉइनिंग अस टू दिस प्रोग्राम। और मलाइका के साथ उनके फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर सी बात है जब एक बेटी जो है वो कामयाब होती है तो एक बड़े फ़ख्र की बात होती है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? ठीक है। कैसा महसूस होता है? ज़ाहिर सी बात है अगर बच्चे छोटी छोटी सी अचीवमेंट करते हैं ना तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स इतना अपनी कामयाबी पे खुश नहीं होते जितना बच्चों की कामयाबी पे खुश होते हैं। तो मलाइका के पास तो माशाल्लाह ये टाइटल भी है कि वो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र राइटर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो सबसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो इंतहाई खुशी हुई है इस बात की। और ज़ाहिर पेरेंट्स ही होते हैं, वालिद ही होते हैं, वालिदैन होते हैं जो बच्चों की किसी भी कामयाबी पे खुश होते हैं और ये चाहते हैं कि वो हमसे कामयाब बन के आगे आएँ। तो इंतहाई खुशी हुई है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से, और माँ बाप की दुआओं के बगैर मैं समझती हूँ कि इंसान कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। लाइका, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, लिखना जो है मुझे लगता है कि बहुत टेक्निकल होता है, हमारी सराउंडिंग में से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कलम की ताकत के ज़रिए उसे एक पेपर पे कहीं ना कहीं प्रिंट करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो आपने कब लिखने का सफ़र जारी रखा, कैसे जारी रहा? सबसे पहले थैंक यू सो मच। और मैंने लिखना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 12 और 13, तब से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। और डिफरेंट राइटर्स को पढ़ के और उनकी राइटिंग को पढ़ के मुझे इंस्पायरेशन हुई कि मैं भी बुक्स लिखूं। और आई सी द पीपल अराउंड सोसाइटी के लोगों के बारे में भी। तो फिर मैंने राइटिंग स्टार्ट कर दी 12-13 साल की उम्र से। ठीक है। और लिखते लिखते 17 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली बुक पब्लिश की, इंटरनेशनली भी, नेशनली भी, और अब तक 10 किताबें पब्लिश कर दी। ठीक है। मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपको फ़िक्शन पे लिखने का बड़ा शौक़ है, आपको पोइट्री लिखने का बहुत शौक़ है। तो फ़िक्शन के हवाले से कैसे ज़हन में आया कि इस टाइप को भी राइटिंग में लाया जा सकता है? बेसिकली मुझे डिफरेंट जॉनरास पर लिखने का शौक़ है। मैं एक जॉनरा पर स्टिक नहीं रह सकती एक ही जॉनरा पर नहीं। तो इसलिए फ़िक्शनल बुक्स लिखना, ये डिफरेंट सीरीज़ देख के और ये सब कुछ डिफरेंट राइटर्स, इंटरनेशनल राइटर्स मेनली, उनको पढ़ के, उनकी राइटिंग को पढ़ के, जैसे फ्रांस कफ्का है, दोस्तोयेव्स्की है, जापानीज़ राइटर हैं, उनको पढ़ के इंस्पायरेशन है। सही, बिल्कुल इसी तरह से। और किताब जो है वो इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है और ये चीज़ जो है वो मलाइका ने अपनी करियर में ये बात साबित की है। यहाँ पर सर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जब कामयाब होते हुए देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मैटर करती है। तो मलाइका के हवाले से बताएंगे घर में कैसी बच्ची थी, शरारती हैं या किस तरह से, थोड़ा सा बताइए इस बारे में। मलाइका ने खामोश तबीयत की और माशाल्लाह ओबीडेंट। और मैं ये बुक किसने लिखी है, द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग, तो मैंने कहा ये तो खुद पे ही तो नहीं लिख दी कि खामोश तबीयत पे। तो बाकी जो इसकी खुद की काविश है, तो ये कोई 3-4 साल से कह रही थी कि मैंने कोई सरप्राइज़ देना है। ठीक है। तो हमें तो नहीं समझ लग रही थी कि क्या सरप्राइज़ देगी। तो फिर ये बुक्स जो हैं जो इसने सारी करके, तो फिर इसको वो जो इंटरनेशनली भेज के यहाँ से ये अप्रूव्ड होती हैं कि ये इनकी सारी जो सिस्टम होता है जिसमें ये चेक करते हैं कि ये बुक्स इसी की हैं, कोई कॉपी नहीं है, ये सारा क्लियर होके फिर अमेज़ॉन ने अपना प्लेटफॉर्म दिया। तो उसके बाद जब अमेरिका का रेडियो स्टेशन उस पर 1 घंटे का इसका इंटरव्यू चला ना, तब पता लगा। तो पहले कितना प्राउड मोमेंट होगा बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा।
और जाहिर सी बात है, और जब बच्चियां जो हैं कामयाब होती हैं ये और भी ज़्यादा फ़ख्र की बात होती है। अब फैमिली में जब आपको आपकी बेटी के नाम से जाना जाता है तो ये एक वालिद के लिए बड़े प्राउड की बात होती है। इसी तरह से मलाइका, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे दी साइलेंस ऑफ एवरीथिंग है, इसका टाइटल ही बहुत दिलचस्प लग रहा है, तो मैं वाकई इस बुक को पढ़ना चाहूँगी शो के बाद लाजमी। तो इस बुक के हवाले से बताएँ कि ये बुक किस हवाले से थी, कैसे आपने सोचा कि ये बुक का टाइटल होना चाहिए? बेसिकली साइलेंस एक ऐसा टॉपिक है, बहुत वेस्ट टॉपिक है, इस पर जितना लिखा जाए उतना कम है। और जो मेरी बुक है इसमें पोइट्री कलेक्शन है, डिफरेंट पोइट्री है, और वो तमाम पोइट्री डिफरेंट कोर थीम्स पर है, और वो सब कोर थीम एक जगह पर आके साइलेंस पर ही ख़त्म होते हैं। तो इसमें डिफरेंट पोइट्री है, और इसी बुक की जो है वो मुझे इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है, लिटरेचर टाइम्स अवार्ड। तो ये बुक मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या इंस्पायर करता है? अगर मैं राइटर के हवाले से बात करूँ, बहुत सारे लोग हैं राइटिंग करते हैं, और हम अक्सर औकात हमारी सराउंडिंग में जो हमें नज़र आ रहा होता है वो लिख रहे होते हैं, तो आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है लिखने के लिए? मुझे लिखने के लिए डिफरेंट राइटर्स भी इंस्पायर करते हैं, और अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात भी। जैसे हमारे इर्द गिर्द हम जब कंसीडर इस तरह किया जाता है कि जैसे एक ज़िंदगी एक गाड़ी की तरह है, और उसमें एक राइटर बैठा हुआ है, तो जब वो गाड़ी चलती है तो अपने इर्द गिर्द होने वाले लोगों को देखती है, अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को देखती है, तो फिर राइटर इसी तरह उनमें से कहानियाँ निकालता है और फिर उनको लिखता है। राइटर के हवाले से अक्सर ये बात की जाती है कि ये सेंसिटिव तबीयत के होते हैं, सराउंडिंग में जो भी कुछ हो रहा होता है ये नोटिस भी कर रहे होते हैं, और उस नोटिस को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपके विज़न में भी ये चीज़ शामिल है? बिल्कुल, ये चीज़ शामिल है। राइटर जिन चीज़ों को हम अक्सर इग्नोर करते हैं, राइटर उनको ज़्यादा फोकस करते हैं उन चीज़ों के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरह से है, और कहीं ना कहीं अच्छे राइटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी भी उम्र में लिखना शुरू करें या कुछ भी लिखना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। मलाइका, वो लोग जो कि राइटर बनना चाहते हैं या राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं लेकिन एक निखार की ज़रूरत है, वो कहाँ से आगाज़ कर सकते हैं? बेसिकली स्टार्ट उनको करना चाहिए करेज से। अगर आपके अंदर करेज नहीं है बुक राइटिंग का तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान में डिफरेंट राइटर्स आए, वो बुक्स लिखे, जो एस्पायरिंग राइटर्स हैं वो मेरा रिकॉर्ड भी तोड़ें, 10 से ज़्यादा किताबें लिखें, मैं तो ये चाहती हूँ। लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान में राइटिंग का शौक़ भी है लोगों को, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान में राइटर्स और इन चीज़ों पर रुझान कम है तो लोग कम फोकस करते हैं। लेकिन उनको चाहिए कि वो मुझसे इंस्पायरेशन लें। मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पर भी मैं लोगों को सिखाती हूँ बुक राइटिंग के बारे में बिल्कुल फ्री में, तो आप वहाँ से सीखें। अगर आपने सीखना है तो करेज की बात है, अगर आपके अंदर करेज है तो फिर आप बुक्स पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मलाइका, बहुत सारे लोग हैं अच्छा लिखते हैं, समटाइम मैंने भी 1-2 स्टोरीज़ लिखी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपनी स्टोरी को पब्लिश किस तरह से करूँ, कि मेरे पास राइट प्लेटफॉर्म क्या है, कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट करूँ, या आया मैं फ़ेसबुक पे अपलोड करूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे पास लिखने के लिए लोग मौजूद हैं लेकिन राइट डायरेक्शन नहीं है। ये भी आपने खुद सर्च करनी होती है, जैसे कि इंटरनेशनली भी काफ़ी प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन बिल्कुल फ्री है, अमेज़ॉन आपको हर चीज़ फ्री प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अब ये पाकिस्तान में लोगों को अवेयरनेस इसी तरह आएगी बताने से कि अमेज़ॉन में ISBN नंबर होता है बुक का, वो भी आपको फ्री मिल रहा है। पब्लिशिंग हर चीज़ फ्री हो रही है अमेज़ॉन में। बिल्कुल। इसके अलावा अमेज़ॉन के अलावा भी बहुत सारी इंटरनेशनल साइट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसी कोई साइट नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारी हैं जिस पर आप अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही, राइट प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर नवाज़ साहब आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कि अक्सर औकात जब भी हम कुछ लिखने का शुरू करते हैं तो शायर की या एक राइटर की जो तबीयत होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, उससे सराउंडिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है। जिस तरह से मलाइका ने बताया कि वो फ़िक्शन पे भी लिखती है, सोसाइटी के मसाइल पे भी लिखती है, तो कभी कभी ये चीज़ बीइंग अ राइटर हम लोगों के लिए थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी होती है। तो ऐसे में सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल सपोर्ट होती, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसे लड़कों को, बच्चों को सपोर्ट मिलती है ना, तो यही सपोर्ट, यही जो चीज़ है ना, ये बच्चियों को भी मिलनी चाहिए और इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और फिर ये इनको अगर इनका कोई शौक़ है लिखने का है, कोई भी किसी भी फील्ड में वो शौक़ है तो इनको पूरा करने दिया जाए, इनको मौके दिए जाएँ ताकि वो टैलेंट सामने आए। पाकिस्तान में मज़ीद बच्चे जो हैं फिर हौसला अफजाई होती है, बाकी भी बच्चे जो हैं उनको देख के फिर एक अपना रोल मॉडल बनाते हैं।
बिल्कुल इसी तरह से है, और 10 बुक लिखना वो भी इतनी कम उम्र में, ये वाकई मैं तो इसे मेरिकल ही समझती हूँ। और दूसरी तरफ मलाइका, कभी इस चीज़ का प्रेशर हुआ है, या एक होता है ना कि आपके पास ये एहसास है कि दुनिया की या पाकिस्तान की सबसे कम उम्र राइटर, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? जाहिर सी बात है प्राउड की तो बात होती है, लेकिन इसके साथ साथ इस इमेज को मेंटेन रखना और अपनी राइटिंग में दिन ब दिन और से और चीज़ें ऐड करना, ये वाकई आपके लिए चैलेंजिंग भी होगा। 10 बुक लिखने का सफ़र आपने बताया कि बहुत छोटी उम्र से किया, कौन कौन से चैलेंजेस आए इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जो लोग राइटर बनना चाहते हैं, जाहिर सी बात है उनके ज़हन में बहुत सारे सवालात होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम अपना सफ़र जो है वो कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसके लिए हमारी आसानी के लिए वो लोग मौजूद होते हैं कि जो कि राइटिंग की फ़ील्ड में अपने फुटप्रिंट्स छोड़ चुके होते हैं, तो उन्हें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कोई भी फ़ील्ड है, मैं ये समझती हूँ कि आसान नहीं होती, इसमें कंसिस्टेंसी भी रिक्वायर्ड होती है, कॉम्पिटिशन भी होता है, लेकिन ये आपकी विल पावर पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को किस तरह से टैकल करते हैं। मलाइका साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं, पाकिस्तान की सबसे कम उम्र मुसन्निफ़ा हैं। मलाइका, ये भी बताइएगा कि अगर लिखने के हवाले से बात करें, सम टाइम मुझे ये लगता है कि लिखने में सबसे ज़्यादा मुश्किल ये चीज़ होती है कि आपको किसी चीज़ का टाइटल तलाश करना है, और अगर आपने एक स्टोरी लिख ली है तो उसका क्लाइमेक्स नहीं समझ में आ रहा होता। बीइंग अ राइटर, आपको किन किन चैलेंजेस का सामना रहा है? जब से मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी तो स्टार्ट में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी कि बुक राइटिंग कैसे करते हैं। मैं बुक राइटिंग के साथ ही एडिटिंग स्टार्ट कर देती थी। फिर मुझे ये सब पता चला, बुक राइटिंग करने से, करते रहने से 2-3 बुक्स लिखी, फिर मुझे पता चला कि ये जो एडिटिंग है अब हम बुक राइटिंग के बाद करते हैं, और राइटिंग में जो आइडियाज़ हैं उसकी सबसे पहले आउटलाइनिंग कर लेनी चाहिए। इन सब पॉइंट्स का मुझे पता चला, जिससे अब नेक्स्ट बुक मेरी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, पब्लिकेशन भी आप खुद कर रही हैं, एडिटिंग भी आप खुद से कर रही हैं, तो वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? बेसिकली पब्लिशिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप पे लिखना चाह रहे हैं। और मेरे जो है वो बुक राइटर्स के लिए, जो न्यू एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनके लिए यही है कि आप पहले अपनी टाइप सेलेक्ट करें। आप कौन सी पब्लिशिंग करना चाह रहे हैं, ट्रेडिशनल करना चाह रहे हैं, सेल्फ पब्लिशिंग करना चाह रहे हैं, या हाइब्रिड पब्लिश करना चाह रहे हैं, इनमें से एक सेलेक्ट करें, देन बुक राइटिंग ईजी हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से है, और सफ़र जो है वो कोई भी मुश्किल नहीं होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ें होती हैं कि आप मैटर करता है कि आपका हार्डवर्क किस तरह से है। नवाज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जाहिर सी बात है कि जब इंसान स्टार्टिंग में किसी भी सफ़र का आगाज़ करता है, वो करियर के हवाले से हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, तो चैलेंजेस आते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो लोग जो कि वालिदैन हैं बच्चियों के, और उनकी बच्चियों के पास टैलेंट भी है, वो किस तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि वो बच्चों को मौका, कम से कम मौका दें, उनको मौका दें कि वो जिस भी फील्ड में है उसमें वो काम करें। स्टडी में है, स्पोर्ट्स में है, इवन के कोई बिज़नेस में भी है। क्योंकि मैं खुद बिज़नेसमैन हूँ, तो लिहाजा मैं बिज़नेस की बात करता हूँ कि बिज़नेस में भी अगर वो आते हैं तो उनको अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें, उसको प्लस माइनस पॉइंट बताएं जो है, तो वो इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह की ज़ात ने देनी होती है। बिल्कुल इसी तरह लेकिन बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स की सपोर्ट जो है, ये तो बहुत बड़ा उसके लिए एक एज बन जाता है। इसी तरह से, और अक्सर औक़ात हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत सारे शौक़ हैं वो कहीं ना कहीं नज़र हो जाते हैं कि पेरेंट्स शायद उस तरह से तवज्जो नहीं देते हैं, या एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, जिसकी वजह से जिस मकसद के लिए वो बने होते हैं, जो उनका शौक़ होता है, जो उनका इंटरेस्ट होता है, वो फॉलो नहीं कर पा रहे होते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह से है। मलाइका, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि पब्लिकेशन के हवाले से बात की हमने, तो आप क्या आपके चैलेंजेस थे इन 10 बुक्स को लिखने के हवाले से, उन्हें पब्लिश करने के हवाले से? और थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि आप नेशनल भी और इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता भी हैं, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? बेसिकली आई एम बिलोंग टू डिस्कॉट, जो कि छोटा सा कस्बा है फैसलाबाद के पास। तो वहाँ पर बुक राइटिंग करना और ये सब चीज़ें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था, बट इट्स माय फादर सपोर्ट, कि उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया इसके अंदर। और आई एम वेरी हैप्पी कि अल्लाह ने मुझे ब्लेस किया इनसे, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि बच्चों को उनके शौक़ पूरे नहीं करने देते, या फिर डिफरेंट इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और सेकंड चीज़ अवार्ड है, तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी थी उस मोमेंट के, जब मैंने दोनों अवार्ड्स हासिल किए। और इस वक्त मेरी 2 अवार्ड्स मैंने जो है वो मेरे नाम है,
पहला लिटरेचर टाइम्स अवार्ड है जो कि मुझे इस बुक पे मिला, द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग पे, और जो सेकंड है वो ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड है, वो उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल काम किया हो। और इसके अलावा 3 नॉमिनेशंस हैं मेरी मज़ीद अवार्ड में, ग्लोबल यूथ अवार्ड है, ओपन एजुकेशन अवार्ड है, इसके अलावा फॉयल पोइट अवार्ड है। नेक्स्ट विन पर तो जब अवार्ड्स आपको मिले, नॉमिनेशन के लिए नॉमिनेशन का पता चला, तो वालिदैन का क्या रिएक्शन था? बिल्कुल बहुत खुशी थी उनको भी, मुझे भी बहुत खुशी थी, उनको भी बहुत खुशी थी। और ये अवार्ड मिलना काफ़ी खुशी की बात है। पेरेंट्स को तो ख़ास तौर पे प्राउड होता है अपने बच्चों पर। तो ये अवार्ड जो हैं वो इंटरनेशनली मिले हैं, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। नवाज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से मलाइका बता रही हैं कि डिजकोट के एक छोटे से कस्बे से आई, और वहाँ पर मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए इक़दाम होने चाहिए, और कर भी रहे हैं। आप जैसे लोग जो हैं वो रोल मॉडल हैं सोसाइटी में। कहते हैं कि जब एक खातून तरक्की करती है तो उसके पीछे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है। तो थोड़ा सा मुझे अपना रिएक्शन बताएं, जबकि मलाइका को अवार्ड्स मिले या नॉमिनेशन हुई, घर वालों का क्या रिएक्शन था, सोसाइटी के आसपास के लोग जब आपको मुबारकबाद देख रहे थे, कैसा वो मोमेंट था? यकीनन बड़ा खुशी महसूस होती थी, बल्कि फ़ख्र होता था। सीना बल्कि कहते हैं जैसे पंजाबी में कि सीना चौड़ा हो जाता था कि दूसरा इर्द गिर्द के लोग, दोस्त ज़ाहिर बहुत खुश हुए, मुबारकबाद देते हैं जब वो आते हैं, तो जब वो मुबारक देते हैं और फिर जो बेटी की तारीफ़ करते हैं, तो ज़ाहिर है बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से प्राउड मोमेंट्स जो हैं ये और इन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये ज़ाहिर है पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है। पाकिस्तान की डिजकोट हमारा एक गांव है, तो वहाँ की बेटी फैसलाबाद की, पाकिस्तान की, और पूरी दुनिया में अब नाम रोशन हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से। और ये फैसलाबाद मैं समझती हूँ कि बहुत खुशकिस्मत है, यहाँ पर टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर एक से बड़े एक सिंगर मौजूद हैं, यहाँ पर बिजनेसमैन मौजूद हैं, तो टैलेंट हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मौजूद है। और ना सिर्फ इस टैलेंट को फैसलाबाद में पावर किया जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में हम लोग नाम रोशन करते हुए देख रहे हैं, तो ये वाकई एक खुशाइन बात भी है। मलाइका को तो ये इंटरनेशनल अवार्ड के सिलसिले में वो हमारा है तो दुश्मन मुल्क ही भारत, लेकिन वो देखें कि उन्होंने भी इस अचीवमेंट बिल्कुल तारीफ वही है जो दुश्मन भी जिसका मोतरफ हो। ये वाकई खुशाइन बात है। बहुत शुक्रिया नवाज साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मलाइका। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका जो लिखने का सफ़र है ये इसी तरह से जारी रहे, और हम चाहते हैं कि आपको फर्दर भी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले। लिखना जो है वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आज के दौर में जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है, वहाँ पर हमने किताबों से दूरी बना ली है, जिसकी वजह से हम अच्छे राइटर नहीं बन पा रहे हैं। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि लिखना चाहते हैं। तो आज ही आप आगाज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।